हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द गेटवे क्लासेस। माय नेम इज गुलशन कुमार और मैं आपको पढ़ा रहा हूं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 में हमारी यूनिट चल रही है कॉम्प्लेक्स वेरिएबल इंटीग्रेशन, जिसका आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है। और आज हम पढ़ेंगे कॉची इंटीग्रल थ्योरम, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम है और इसके ऊपर जो बेस्ड क्वेश्चन है वो बहुत ज्यादा सिंपल होते हैं। ठीक, इससे पहले लेक्चर नंबर 1 में मैं आपको पढ़ा चुका हूं लाइन इंटीग्रेशन, जहां पर हमने पढ़ा था कि कैसे कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन को पहले हम रियल इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करते हैं और उसके बाद उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आज हम पढ़ेंगे कॉची इंटीग्रल थ्योरम। तो कॉची इंटीग्रल थ्योरम क्या होती है, कब कॉची इंटीग्रल थ्योरम को अप्लाई करते हैं, ये सब हम आज पढ़ेंगे और इसके ऊपर क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले कॉची इंटीग्रल थ्योरम को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको छोटी छोटी 2-3 डेफिनेशन बता देता हूं। ठीक है, इसमें सबसे पहले हमारे पास है सिंपली कनेक्टेड रीजन और सिंपल क्लोज कर्व। यानी कि हमें पता होना चाहिए कि सिंपल क्लोज कर्व क्या होता है, क्योंकि हम जो कॉची इंटीग्रल थ्योरम पढ़ने वाले हैं वो सिंपल क्लोज कर्व के लिए ही पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं सिंपल क्लोज कर्व क्या है। एक कर्व इज कॉल्ड सिंपल क्लोज कर्व इफ इट डज नॉट क्रॉस इटसेल्फ। ऐसा कर्व जो अपने आप को क्रॉस नहीं करता है और विच हैज नो होल्स। देखिए इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि अगर हमारे पास कोई ऐसा कर्व है जो कि जिसकी बाउंड्री ना तो एक दूसरे को कभी क्रॉस करती है और ना ही इसके अंदर कोई होल है। अगर आप इसको देखें, ये एक सिंपल क्लोज कर्व है, सिंपल क्लोज कर्व है क्योंकि ना तो इसकी कहीं पर बाउंड्री एक दूसरे को क्रॉस कर रही है और ना ही इसके अंदर कोई होल है। दूसरी चीज, अगर आप इसमें कहीं से भी स्टार्ट करें तो देखिए इस कर्व के चारों तरफ आप घूम सकते हैं और वापस स्टार्टिंग वाली पोजीशन पर जा सकते हैं और आपको पेन भी उठाने की जरूरत नहीं है। देखिए आप अगर यहां से चलते हैं पूरा आप इसमें घूम जाएंगे, वापस वहीं पहुंच जाएंगे बिना पेन उठाए। तो ऐसे कर्व को हम कहते हैं सिंपल कर्व। बस इसकी बाउंड्री क्रॉस नहीं होनी चाहिए और इसके अंदर कोई होल नहीं होना चाहिए। अब आगे एक और डेफिनेशन देखिए, मल्टी कनेक्टेड रीजन और मल्टीपल कर्व। ऐसे कर्व जो कि सिंपल कर्व नहीं है वो मल्टीपल कर्व होंगे या मल्टी कनेक्टेड रीजन होंगे। रीजन के प्लेस पर यहां पर डोमेन भी हो सकता है, कहीं कहीं पर लिखा होता है मल्टी कनेक्टेड डोमेन, सबका मतलब एक ही है। तो ध्यान दीजिए यहां पर क्या है, एक कर्व विच क्रॉस इटसेल्फ। ऐसा कर्व जो अपने आप को क्रॉस करता है या फिर जिसके अंदर होल है उसको हम मल्टीपल कर्व कहते हैं। देखिए जैसे मैं यहां पर बनाता हूं, जैसे यहां पर ये एक कर्व है, अगर आप देखें इसकी बाउंड्री क्या कर रही है, क्रॉस कर रही है इस पॉइंट पर एक दूसरे को। तो ये कर्व कैसा हो गया, ये कर्व आपका मल्टीपल कनेक्टेड कर्व या मल्टीपल कर्व हो गया। या फिर ऐसा कर्व जहां पर जैसे मैं अभी बनाता हूं दूसरा कर्व, ये देखिए ये कर्व है, अगर इस कर्व के अंदर कुछ होल्स हैं, मान लीजिए यहां पर छोटे छोटे होल्स बने हुए हैं, तो ये जो कर्व है ये कैसा कर्व है, ये मल्टीपल कर्व है ना, क्योंकि इस कर्व के अंदर क्या है, होल्स है, इस कर्व के अंदर होल्स हैं। तो ऐसे कर्व को हम कहते हैं मल्टीपल कर्व। जैसे ये C1 हो गया, ये C2 हो गया, ये C3 हो गया, है ना, C4, C5, C6। तो ये सब, ये जो कर्व है हमारे पास ये मल्टीपल कर्व है क्योंकि इसके अंदर क्या है, होल्स है। ठीक है, एक्चुअल में ये कर्व हम क्यों कंसीडर कर रहे हैं, क्योंकि अभी जो हमें इंटीग्रेशन पढ़ना है वो हम किसी कर्व के अलॉन्ग पढ़ेंगे। जैसे यहां पर हम कॉची इंटीग्रल पढ़ेंगे कि अगर आपके पास कोई सिंपल कर्व है तो इस सिंपल कर्व के अंदर इंटीग्रेशन की वैल्यू कितनी होगी। तो ये हमारा सिंपल कर्व है, ये हमारे पास मल्टीपल कर्व है। अब मल्टीपल कर्व को हम सिंपल कर्व में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। कन्वर्ट क्यों करेंगे, क्योंकि देखिए हमने जैसे हम कॉची इंटीग्रल थ्योरम पढ़ेंगे, कॉची इंटीग्रल थ्योरम इज वैलिड फॉर सिंपल कर्व। तो हम क्या कर सकते हैं, मल्टीपल कर्व को कन्वर्ट कर सकते हैं सिंपल कर्व में। ध्यान दीजिए कैसे कन्वर्ट करेंगे, मैं एक कर्व आपको कन्वर्ट करके दिखाता हूं। देखिए मैं यहां पर एक कर्व ले लेता हूं और ये हमारा एक मल्टी कनेक्टेड कर्व है जिसमें केवल मैं एक ही होल ले रहा हूं, ये एक होल मैंने यहां पर ले लिया। अब इसको मैं क्या कर रहा हूं, इसको हम, ये अभी मल्टी कनेक्टेड कर्व है, हम इसको सिंपल कर्व में कन्वर्ट कर रहे हैं। देखिए कैसे कन्वर्ट होगा जरा ध्यान दीजिए, ये हमारा था मल्टी कनेक्टेड कर्व, अब इसको मैं कन्वर्ट करने जा रहा हूं किसमें, सिंपल कर्व में। कैसे कन्वर्ट होगा ध्यान देना। देखिए सबसे पहले मैं इन दोनों कर्व को बना लेता हूं, ये हमारा कर्व है और ये इसके अंदर होल है, बिल्कुल एज इट इज बना दिया। अब मैं इसको सिंपल कर्व में कन्वर्ट कर रहा हूं, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, अगर देखिए यहां पर एक ही होल है तो हमें इसमें एक कट लगाना पड़ेगा। ठीक है, इस तरह से हमने इसको क्या कर दिया, कट कर दिया, और अब क्या करेंगे, इसको ज्वाइन कर देंगे। तो आप देख सकते हैं अब ये सिंपल कर्व में कन्वर्ट हो गया। क्यों, क्योंकि अब इसमें आप कहीं से भी स्टार्ट करिए, आप वापस उसी पॉइंट पर आ सकते हैं बिना पेन उठाए। देखिए अगर आप यहां से जाते हैं फिर ऐसे आएंगे,
फिर इधर जाएंगे, इधर चले जाएंगे, और पूरा आप इसमें चारों तरफ घूम सकते हैं, और आपको यहां पर पेन भी नहीं उठाना पड़ेगा। तो ये अब कैसा कर्व हो गया? सिंपल कर्व हो गया। कैसा कर्व है? सिंपल कर्व है, जबकि ये मल्टी कनेक्टेड कर्व था। तो ऐसा नहीं है कि देखिए हम इसको भी सिंपल कर्व में कन्वर्ट कर सकते हैं, भाई यहां पर जितने होल है हमें उतने कट लगाने पड़ेंगे, और ये भी क्या हो जाएगा? सिंपल कर्व में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जो हमारी कॉची इंटीग्रल थ्योरम है वो सिंपल कर्व के लिए ही वैलिड है। अगर हम उसको मल्टी कनेक्टेड कर्व में लगाना चाहते हैं तो पहले मल्टी कनेक्टेड कर्व को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा सिंपल कर्व में। तो इसीलिए मैंने ये डेफिनेशन आपको बताई कि हमारी जो कॉची इंटीग्रल थ्योरम है वो केवल सिंपल कर्व के लिए ही वैलिड है। अगर आप उसको मल्टीपल कर्व में लगाना चाहते हैं तो पहले उसको सिंपल कर्व में कन्वर्ट करना पड़ेगा। चलिए अब बात करते हैं कॉची इंटीग्रल थ्योरम की। देखिए पहले, सबसे पहले इसका स्टेटमेंट को ध्यान से समझिए। क्या है स्टेटमेंट? इफ एफ जेड इज एन एनालिटिक फंक्शन, पहली इंपॉर्टेंट बात, ये एफ जेड क्या होना चाहिए? एनालिटिक फंक्शन होना चाहिए। एनालिटिक फंक्शन, देखिए एनालिटिक फंक्शन के बारे में हम बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं यूनिट नंबर 4 में भी। एनालिटिक फंक्शन जो होते हैं वो सीआर इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, कॉची रीमान इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो फंक्शन एनालिटिक होना चाहिए एफ जेड, और एफ जेड का जो डेरिवेटिव है वो कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। मतलब ये एनालिटिक भी होना चाहिए, इसका डेरिवेटिव कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। कहां पर? एट ईच पॉइंट विद इन और ऑन द सिंपल क्लोज कर्व सी। आपके पास कोई सिंपल क्लोज कर्व है सी, उस कर्व के अंदर जितने भी पॉइंट है और उस कर्व के ऊपर जितने भी पॉइंट है, सभी पॉइंट पर एफ जेड एनालिटिक भी होना चाहिए और उसका डेरिवेटिव कॉन्टिन्यूअस भी होना चाहिए। अगर ऐसा है तो इस फंक्शन का जो साइक्लिक इंटीग्रल या क्लोज इंटीग्रल होगा, या इसको हम कहते हैं कंटूर इंटीग्रल, वो जीरो होगा। देखिए ध्यान दीजिए, जब हम इंटीग्रल किसी क्लोज कर्व के अलोंग करते हैं तो उस इंटीग्रल का नाम होता है कंटूर इंटीग्रल। क्या होता है? कंटूर इंटीग्रल। इससे पहले लेक्चर नंबर 1 में मैंने आपको पढ़ाया था लाइन इंटीग्रल। लाइन इंटीग्रल का मतलब है अगर आप कोई इंटीग्रेशन एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक कर रहे हैं तो उसको लाइन इंटीग्रल कहते हैं। लेकिन अगर आप किसी इंटीग्रेशन को क्लोज कर्व के अलोंग कर रहे हैं तो उसको कंटूर इंटीग्रल या क्लोज इंटीग्रल या साइक्लिक इंटीग्रल भी कहते हैं, जिसका सिंबल देखिए, अगर लाइन इंटीग्रल है तो आप सिंबल बनाते हैं ऐसे, ये लाइन इंटीग्रल का सिंबल है। लेकिन अगर आप इसमें इस तरह से सर्कल बनाते हैं बीच में, इसका मतलब ये कंटूर इंटीग्रल है, यानी कि ये इंटीग्रेशन किसी क्लोज कर्व के अलोंग हो रहा है, ओवर द क्लोज कर्व सी। तो ध्यान दीजिएगा, लेक्चर नंबर 1 में मैंने आपको लाइन इंटीग्रल पढ़ाया था और आज हम कंटूर इंटीग्रल पढ़ेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो मेरे ख्याल से स्टेटमेंट आपको समझ में आ गया होगा। ये हमारा स्टेटमेंट है कि जो क्लोज इंटीग्रल होगा ओवर द कर्व सी एफ जेड डी जेड का, वो हमेशा जीरो आएगा। और एक अच्छी बात यहां पर आपको समझ में आ गई होगी, और नहीं आई होगी तो मैं बता देता हूं कि आज हम जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ कॉची इंटीग्रल थ्योरम, सभी का आंसर जीरो आएगा। क्योंकि आज मैं जितने भी क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा सब में कॉची इंटीग्रल थ्योरम अप्लाई होगी, और अगर कॉची इंटीग्रल थ्योरम अप्लाई हुई तो सबके आंसर जीरो आएंगे। यानी कि आज हम जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं सबके आंसर जीरो आएंगे। तो सभी क्वेश्चन का आंसर आपको पहले से मालूम होगा कि जीरो आएगा, लेकिन वो जीरो लाना कैसे है ये हमें आज सीखना है। तो सबसे पहले इस थ्योरम को समझ लेते हैं। थ्योरम का प्रूफ, देखिए कभी कभी एग्जाम में इस थ्योरम का प्रूफ पूछ लेते हैं, एक दो बार एकेडीयू एग्जामिनेशन में इस थ्योरम का प्रूफ पूछा गया, इसलिए मैं आपको इसका प्रूफ एक बार करा देता हूं। दूसरी चीज, इसका जो स्टेटमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एकेडीयू एग्जामिनेशन में 2 मार्क्स में पूछा जाता है स्टेटमेंट ऑफ कॉची इंटीग्रल थ्योरम, तो स्टेटमेंट भी आपको आना चाहिए, ठीक है। चलिए अब इसके प्रूफ को स्टार्ट करते हैं। देखिए प्रूफ कहां से स्टार्ट होगा, जरा ध्यान दीजिए। हम प्रूफ को स्टार्ट करेंगे कहां से? देखिए हमारे पास जो ये एफ जेड है ये एनालिटिक फंक्शन है। क्या है? एनालिटिक फंक्शन है। और एनालिटिक फंक्शन को कैसे लिखते हैं ये हमें पता है। तो we know that एफ जेड इक्वल टू, देखिए एफ जेड इक्वल टू जो हमारा फंक्शन है, कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? u प्लस आयोटा वी, u प्लस आयोटा वी। और यहां पर dz भी आ रहा है, dz को क्या लिखते हैं? देखिए dz होता है dx प्लस आयोटा dy। ये हमें ऑलरेडी पता है, लेक्चर नंबर 1 में भी हम ये पढ़ चुके हैं। अब इसके आगे देखिए, इसके आगे क्या करना है, इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए कैसे, तो हमें क्या करना है, इसको जीरो प्रूफ करना है। तो जिसको जीरो प्रूफ करना है मैं उसी को ले लेता हूं, जहां ध्यान से देखें यहां पर। तो क्लोज इंटीग्रल ओवर द कर्व सी एफ जेड डी जेड इज इक्वल टू,
है ना। यहां पर एफ जेड और डी जेड की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो एफ जेड कितना है, एफ जेड है यू प्लस आयोटा वी, और dx कितना है, dx प्लस आयोटा dy। अब इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करने जा रहा हूं, जरा ध्यान से देखें। मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पे कितना मिलेगा, u का मल्टीप्लाई dx में तो u dx, प्लस u का मल्टीप्लाई आयोटा में तो आयोटा u dy, प्लस अब आयोटा v का मल्टीप्लाई dx में तो आयोटा v dx, प्लस अब देखो यहां पर इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा, तो आयोटा का स्क्वायर और v dx। ठीक है, अब एक काम करते हैं, रियल पार्ट एक साथ और इमेजिनरी पार्ट को एक साथ लिख लेते हैं। तो देखिए कितना आएगा, यहां से रियल पार्ट हमारा एक तो ये आ गया u dx, और देखिए कोई और रियल पार्ट है इसमें, ये लास्ट वाला रियल पार्ट है। क्यों, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1। तो जब आप यहां पर -1 पुट करेंगे तो ये माइनस वी डी एक्स आ जाएगा। तो u dx माइनस, एक मिनट, माइनस वी डी एक्स नहीं होगा लास्ट वाला, जरा ध्यान से देखें कितना होगा। देखो हमने मल्टीप्लाई किया था, u इंटू डी एक्स आ गया, उसके बाद u आयोटा u dy आ गया, नाउ आयोटा v dx आ गया, आयोटा v आयोटा स्क्वायर v और ये dy आएगा। चलिए, तो यहां से मेरे पास आ गया माइनस का v dy, माइनस का v dy, ये v dy था। चल, तो यहां से माइनस का v dy आ गया। ठीक, आगे देखो, देखो इसमें भी आयोटा, इसमें भी आयोटा, आयोटा को मैं कॉमन ले लेता हूं, प्लस आयोटा। तो आयोटा अगर यहां से कॉमन ले लेंगे कितना बचेगा, u dy प्लस v dx, तो dx को पहले लिख लेता हूं, तो v dx प्लस u dy, ये मेरे पास आ गया। और ये वैल्यू किसकी है, क्लोज इंटीग्रल ओवर द कर्व सी एफ जेड डी जेड, ये हमारे पास आ गया। ठीक है ना। अब देखो इसके बाद क्या करना, जरा ध्यान देना। यहां पर अगर आप ध्यान दें, क्योंकि हमारा जो एफ डैश जेड है वो कॉन्टिन्यूअस है, तो जब एफ जेड कॉन्टिन्यूअस है, एफ डैश जेड कॉन्टिन्यूअस है, इसका मतलब, और हमारे पास जो एफ जेड में u और v आता है, तो अगर इस एफ जेड का डेरिवेटिव कॉन्टिन्यूअस है तो यानी u और v के पार्शियल डेरिवेटिव भी क्या होंगे, कॉन्टिन्यूअस ही होंगे। अब जरा आगे देखें ध्यान से। अब ये जो दोनों इंटीग्रल हमारे पास आ रहे हैं, इसको मैं एक काम करता हूं, पहले नेक्स्ट स्लाइड पे लिख लेता हूं कितना आ रहा है हमारे पास। देखिए इसको नेक्स्ट स्लाइड पे मैं लिखता हूं, एक मिनट ध्यान से देखें जरा। चलिए, तो नेक्स्ट स्लाइड पे इसको लिख लेते हैं, कितना है देखें, ये हमारे पास आ रहा है एफ जेड डी जेड इज इक्वल टू कितने आएगी वैल्यू। यहां पर देखिए, यहां पर सभी इंटीग्रल हमारे कैसे हैं, क्लोज इंटीग्रल है। तो मैं एक काम करता हूं, दोनों को अलग अलग कर देता हूं। देखिए यहां पर इसका भी इंटीग्रेशन करना है, इसका भी इंटीग्रेशन, तो दोनों का इंटीग्रेशन अलग अलग कर देते हैं। तो यहां पर देखिए कितना आ जाएगा, इंटीग्रेशन पहला पार्ट u dx माइनस v dy, u dx, और ये साइक्लिक क्लोज इंटीग्रल है, तो u dx माइनस v dy, u dx माइनस v dy प्लस आयोटा। अब यहां पर ध्यान देना, प्लस आयोटा तो बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन से, और अंदर कितना बचेगा, v dx प्लस u dy, v dx प्लस u dy, ये हमारे पास आ गया। देखिए मैंने क्या किया, पहले इन दोनों को अलग अलग इंटीग्रेशन का साइन अलग अलग लगा दिया। चलिए अब इसके बाद यहां पर जरा ध्यान से देखें, यहां पर अगर आप ध्यान से देखें तो इस वाले पार्ट में और ये वाला पार्ट है ना, इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, इसको हमें देखना है। देखो हमने मैथमेटिक्स 1 में एक थ्योरम पढ़ी थी, ग्रीन्स थ्योरम। कौन सी थ्योरम, ग्रीन्स थ्योरम, उसको यहां पर मैं अप्लाई कर रहा हूं। अब देखिए ऐसा नहीं कि आपको ग्रीन्स थ्योरम आनी चाहिए, मैं बस यहां पर उसका यूज कर रहा हूं इसको प्रूव करने के लिए। तो यहां पर मैं लिख देता हूं कि ग्रीन्स थ्योरम होती क्या है, तो बाय ग्रीन्स थ्योरम, बाय ग्रीन्स थ्योरम, ये हमने मैथमेटिक्स 1 में यूनिट नंबर 5 में पढ़ी थी, उसी का यहां पर यूज कर रहा हूं मैं प्रूव करने के लिए, बाय ग्रीन्स थ्योरम। देखिए ग्रीन्स थ्योरम का स्टेटमेंट क्या था, जरा ध्यान से देखें। ग्रीन्स थ्योरम का स्टेटमेंट था हमारे पास, क्लोज इंटीग्रल ओवर द कर्व सी एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू, इसको डबल इंटीग्रेशन में, देखिए ग्रीन्स थ्योरम क्या होती थी, सिंगल इंटीग्रेशन को डबल इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कर देते थे हम ग्रीन्स थ्योरम से।
ओवर द सरफेस एस। फॉर्मूला देखिए क्या होगा, डेल एन अपॉन डेल एक्स माइनस डेल एम अपॉन डेल वाई इंटू डी एक्स एंड डी वाई। इस ग्रीन्स थ्योरम को मैं यहां पर अप्लाई करने जा रहा हूं, जरा ध्यान से देखना, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना आपको। देखो यहां पर अगर आप देखें, यहां पर कंपेयर करो, देखो एम डी एक्स, एम की जगह यहां यू है, एन की जगह यहां पर माइनस बी है। इस ग्रीन्स थ्योरम को मैं यहां भी लगा सकता हूं। देखो यहां पर भी क्या है, एम के प्लेस पर वी है और एन के प्लेस पर यू है। तो एक काम करते हैं, ग्रीन्स थ्योरम को यहां भी लगा देते हैं और यहां भी लगा देते हैं। जैसे लगाएंगे हमारा प्रूफ हो जाएगा आसानी से। तो बाय ग्रीन्स थ्योरम, देखिए ग्रीन्स थ्योरम को जैसे ही हम अप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, एफ जेड डी जेड इज इक्वल टू, अब जरा ध्यान से देखें, यहां पर मैं वैल्यू पुट करने जा रहा हूं। देखो ये यू है, तो मैं अगर ग्रीन्स थ्योरम लगाऊंगा तो देखो ग्रीन्स थ्योरम में क्या हो रहा है, डेल एन अपॉन डेल एक्स माइनस डेल एम अपॉन डेल वाई। एन एन कहां पर है, डी वाई के साथ में एन है, तो देखो एन की वैल्यू कितनी है, माइनस वी। अगर मैं माइनस वी का यहां पर ये डबल इंटीग्रल है हमारा ओवर द सरफेस एस, अगर मैं माइनस वी का पार्शियल डेरिवेटिव करूंगा तो माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स आएगा, माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स आएगा, क्योंकि डेल एन अपॉन डेल एक्स लगा दिया हमने, एन कितना है माइनस वी। अच्छा यहां पर एम कितना है, यू, यानी कि यहां क्या आ जाएगा, माइनस का डेल यू अपॉन डेल वाई और इनटू में डीएक्स डी वाई। देखिए मैंने क्या किया, यहां पर ग्रीन्स थ्योरम लगा दी। अब यहां पर भी ग्रीन्स थ्योरम लगाएंगे, प्लस आयोटा तो बाहर है, डबल इंटीग्रल ओवर द सरफेस एस। अब जरा यहां पर ध्यान से देखो, यहां पर अगर आप कंपेयर करो तो m की वैल्यू v है और n की वैल्यू u है, तो हमें पहले u चाहिए, डेल एन अपॉन डेल एक्स यानी कि डेल यू अपॉन डेल एक्स। तो यहां पर आ जाएगा डेल यू अपॉन डेल एक्स माइनस डेल एम अपॉन डेल वाई। m कितना है वहां पर, m है वहां पर आपके पास, देखिए m यहां पर आपके पास v है, तो यहां पर आ जाएगा माइनस का डेल v अपॉन डेल वाई और इनटू में dx इनटू में dy। इससे फायदा क्या हुआ, अब जरा ध्यान से देखना, यहां पर डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल वी अपॉन डेल एक्स सारे पार्शियल डेरिवेटिव आ गए u और v के, है ना। अब जरा ध्यान से देखना, क्योंकि अब हम लिखेंगे सिंस एफ जेड इज एन एनालिटिक फंक्शन। एफ जेड कैसा फंक्शन है, एनालिटिक फंक्शन है। और आप जानते हैं कि जो एनालिटिक फंक्शन होता है तो वो सीआर इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, कॉची रीमान इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो सिंस एफ जेड इज एन एनालिटिक फंक्शन, इट सेटिस्फाई सीआर इक्वेशन, कॉची रीमान इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। अब जरा ध्यान से देखें कॉची रीमान इक्वेशन होती क्या है। तो हमारे पास जो कॉची रीमान इक्वेशन है उनको मैं लिखने जा रहा हूं। देखिए क्या होंगी, डेल यू ओवर डेल एक्स इज इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल वाई, पहली कॉची रीमान इक्वेशन। और दूसरी इक्वेशन क्या होती थी, डेल यू अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू माइनस का डेल वी अपॉन डेल एक्स। अब देखो इनका यूज करते ही हमारा थ्योरम जो है वो प्रूफ हो जाती है। देखो कैसे, यहां जरा ध्यान से देखो, माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स है, डेल यू अपॉन डेल वाई, डेल यू अपॉन डेल वाई की वैल्यू ये रही, डेल यू अपॉन डेल वाई की वैल्यू ये रही। अगर मैं यहां पर डेल यू अपॉन डेल वाई की जगह इसको पुट कर दूं तो ये माइनस का डेल वी अपॉन डेल एक्स है, और इसकी जगह जब हम माइनस का डेल वी अपॉन डेल एक्स पुट करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस में आ जाएगा, जीरो आ जाएगा यहाँ, यानी कि ये इंटीग्रल खत्म। इधर आ जाओ, ये डेल यू अपॉन डेल एक्स है, उधर डेल वी अपॉन डेल वाई है। जरा डेल वी अपॉन डेल वाई की वैल्यू देखो, डेल यू अपॉन डेल एक्स ही है, तो अगर मैं यहाँ डेल यू अपॉन डेल एक्स पुट कर दूंगा दोनों कैंसिल आउट, जीरो हो जाएंगे, यानी कि हमारा पूरा इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं कॉची रीमान इक्वेशन को अप्लाई कर देता हूं तो हमारे पास हमारी थ्योरम का जो प्रूफ है वो बहुत आसानी के साथ क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है, तो इसको यहां पर पुट कर दीजिए, इसको यहां पर पुट कर दीजिए और हमारा प्रूफ कंप्लीट हो गया। तो ये इसको मैं मान लेता हूं कि इक्वेशन नंबर 1 है। नाउ अब हमें क्या करना है, ये वैल्यू उठा के यहां रख देनी है और हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो चलिए मैं नेक्स्ट पेज पे इसको सिंप्लीफाई कर देता हूं, जरा ध्यान देना। तो साइक्लिक इंटीग्रेशन या क्लोज इंटीग्रल ओवर द कर्व सी एफ जेड डी जेड इज इक्वल टू, देखो कितना आ रहा है, यहां माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स, माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स प्लस का डेल वी अपॉन डेल एक्स। जब आप कॉची रीमान इक्वेशन को लगाएंगे तो यही बन जाएगा आपका, प्लस आयोटा डबल इंटीग्रल ओवर द सरफेस एस, यहां पर क्या आ रहा था, डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल एक्स माइनस डेल यू अपॉन डेल एक्स,
और dx एंड dy। और यहां से आप ध्यान से देख सकते हैं ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, तो हमारे पास फाइनली आंसर कितना आ रहा है, देखो हमारे पास आ जाएगा क्लोज इंटीग्रल ओवर द कर्व सी एफ जेड डी जेड इज इक्वल टू 0, और यही हमें यहां पर प्रूव करना था। ठीक है, यही हमारी क्या है, कॉची इंटीग्रल थ्योरम है कि अगर हम किसी क्लोज कर्व के ऊपर, अगर हम क्लोज कर्व के ऊपर कैलकुलेट करते हैं इंटीग्रल किसका, एफ जेड डी जेड का, तो वो 0 आएगा, और ये हमारी जो कॉची इंटीग्रल थ्योरम है यहां पर प्रूफ हो गई। तो ध्यान रखना, अगर हम किसी क्लोज कर्व के अंदर या क्लोज कर्व की बाउंड्री के ऊपर इंटीग्रल फाइंड कर रहे हैं तो वो इंटीग्रल हमेशा 0 आएगा। यही हमारी कॉची इंटीग्रल थ्योरम है। अब इसके ऊपर बेस क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन कॉची इंटीग्रल थ्योरम लगाते ही क्वेश्चन बहुत आसान हो जाते हैं, लेकिन यहां पर क्वेश्चन दो टाइप के होंगे। दो टाइप के कैसे, पहले टाइप का क्वेश्चन ऐसे होंगे जहां पर आपको इंटीग्रल को कैलकुलेट करना होगा, इवेल्युएट करना होगा, यानी कि क्वेश्चन में या तो इवेल्युएट लिखा होगा, या फाइंड लिखा होगा, या कैलकुलेट लिखा होगा, या कई बार सो लिखा होगा कि सो करिए, इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछा गया होगा। और दूसरे क्वेश्चन होंगे वेरिफिकेशन के। कैसे होंगे, वेरिफिकेशन के, यानी कि यहां पर क्वेश्चन सिमिलर उसी टाइप के होंगे जैसे हमने मैथमेटिक्स 1 में यूनिट नंबर 5 में पढ़ा था, ग्रीन्स थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम। तो वहां पर भी आपको याद होगा कि ग्रीन्स थ्योरम और स्टोक्स थ्योरम में दो टाइप के क्वेश्चन आते थे, एक इवैल्यूएशन वाले और एक वेरिफिकेशन वाले। तो जो वेरिफिकेशन वाले क्वेश्चन होते हैं वो थोड़े से लेंथी होते हैं क्योंकि हमें दो अलग अलग मेथड से करने पड़ते हैं, लेकिन इवैल्यूएट वाले बहुत आसान होते हैं। तो हम सबसे पहले टाइप 1 के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जहां पर हमें इवैल्यूएशन करना है, फिर उसके बाद एक क्वेश्चन में आपको वेरिफिकेशन का भी कराऊंगा, क्योंकि वेरिफिकेशन के क्वेश्चन ज्यादा लेंथी होते हैं, मतलब बहुत ज्यादा लेंथी भी नहीं होंगे लेकिन बहुत सिंपल होंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन इवैल्यूएट, हमें इसको इवैल्यूएट करना है, ये इवैल्यूएट करना है। देखो ये एक कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन है ना, इसको इवैल्यूएट करना है और किस कर्व के ऊपर करना है वो कर्व भी हमें को यहां दे दिया, इस कर्व के ऊपर इवैल्यूएट करना है। तो क्या करेंगे क्वेश्चन को, कैसे करेंगे क्वेश्चन को, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले यहां पर आपको सभी क्वेश्चंस के अंदर कर्व गिवन होगा, तो पहले आप उस कर्व को ड्रॉ करेंगे। और कर्व भी जनरली सभी जगह पर क्या गिवन होगा वो भी मैं आपको बता देता हूं। यहां पर जो आपको कर्व गिवन होगा वो एक्चुअल में सर्कल की इक्वेशन होगी, सर्कल की इक्वेशन। सर्कल की इक्वेशन में ऑलरेडी आपको पहले भी बता चुका हूं, लेकिन एक बार और देख लीजिए। यहां पर देखिए इक्वेशन ऑफ सर्कल, मैं यहीं पर बता देता हूं, इक्वेशन ऑफ सर्कल, देखिए इक्वेशन ऑफ सर्कल, तो मेरे ख्याल से सभी को मालूम है इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो अगर हम कॉम्प्लेक्स फॉर्म में सर्कल की इक्वेशन लिखते हैं तो देखिए क्या आती है, जरा ध्यान से देखें। कॉम्प्लेक्स फॉर्म में सर्कल की इक्वेशन होती है z माइनस जेड नॉट इज इक्वल टू आर। ये हमारी सर्कल की इक्वेशन होती है किस फॉर्म में, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में। ये सर्कल की स्टैंडर्ड इक्वेशन है कॉम्प्लेक्स फॉर्म में। अब जरा ध्यान से समझना, यहां पर इसमें ये जो जेड नॉट होता है ये एक्चुअल में सर्कल का सेंटर होता है। क्या होता है, सर्कल का सेंटर। और इधर आपका, ये तो आपको मालूम ही है, ये क्या है, रेडियस है। ये क्या है, रेडियस है। यानी कि जेड नॉट सर्कल का सेंटर है और आर जो है वो सर्कल का रेडियस है। और ये आपको लगभग सभी क्वेश्चंस में दिया होगा। अब जरा यहां पर ध्यान से समझे, ये जो जेड नॉट है ये कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, तो ये क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो ये सेंटर को रिप्रेजेंट करेगा जेड नॉट, ध्यान रखना, सेंटर को रिप्रेजेंट करेगा जेड नॉट, और आर होगा हमारा रेडियस। अब क्वेश्चन में चलते हैं और वहीं पर आपको सब समझ में आ जाएगा। तो यहां पर इस क्वेश्चन में जरा ध्यान से देखो, हमें इसको इवेल्युएट करना है, ये इंटीग्रल है हमारा जिसको इवेल्युएट करना है। किस कर्व के अलोंग करना है, ये कर्व दिया हुआ हमें, इस कर्व के अलोंग करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले जिस कर्व, जो गिवन कर्व है आपको उस कर्व को ड्रॉ करना चाहिए, जिससे हमें पता चल जाएगा कि एक्चुअल में हमारा क्लोज कर्व है क्या। तो देखिए यहां पर जो क्लोज कर्व है वो ये है। तो सबसे पहले मैं यहां कर्व से ही स्टार्ट करूंगा, यानी कि हम सबसे पहले देखते हैं कि हमारा रीजन क्या है, वो रीजन जहां पर हमें इसको इंटीग्रेट करना है ना। तो देखिए कौन से रीजन में इंटीग्रेट करना है, जरा ध्यान से देखो। ये रीजन आपको गिवन है, ये रीजन आपको गिवन है, तो मैं इसी रीजन को लिख लेता हूं। देखिए क्या गिवन है, z माइनस वन, ये z माइनस वन सर्कल की इक्वेशन ध्यान देना, इक्वल टू 1/2।
ये हमारे पास एक सर्कल की इक्वेशन है। अब जरा ध्यान से समझें इसको, इज इक्वल टू 1/2, यानी कि सर्कल की इक्वेशन मुझे दी है z माइनस 1 इक्वल टू 1/2। अब जरा ध्यान से कंपेयर करो इससे, यहां z माइनस 1 इक्वल टू 1/2 लिखा है, तो ये बात तो क्लियर होगी कि यहां पर इस सर्कल का रेडियस 1/2 है और इसका सेंटर क्या है, सेंटर। अब जरा ध्यान से देखना, ये एक्चुअल में z0 की वैल्यू है। क्या है ये, z0 की वैल्यू। देखो यहां पर मैं यहां पर कंपेयर करके दिखाता हूं, z माइनस 1 दिया आपको इक्वल टू में 1/2, तो यहां पर z0 हमारे पास कितना है, 1 है। z0 कितना है, 1 है, लेकिन z0 तो कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर यहां पर तो केवल 1 आ रहा है। एक काम करो, यहां पर 0 आयोटा अपनी तरफ से लिख लो, तो अब ये पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया। तो यहां पर आप देख सकते हैं ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा बना, अगर इसको मैं जेड प्लेन पे मार्क करूंगा तो कहां मार्क करूंगा, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 1,0। आप जानते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है उसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, ये एक्स कोऑर्डिनेट होता है, ये वाई होता है। तो एक्स कोऑर्डिनेट 1 है और वाई कोऑर्डिनेट कितना है, 0 है। तो मेरे ख्याल से अब आपको समझ में आ गया होगा, है ना। चलिए तो यहां पर आ जाता हूं वापस, और यहां से अब हम सीधे लिखेंगे इस सर्कल का सेंटर। तो देखो इसका सेंटर कितना है, जरा ध्यान से देखें, इसका सेंटर होगा हमारे पास 1,0। सेंटर कितना है, 1,0, और रेडियस कितना है, 1/2। तो ये हमारा सर्कल का सेंटर भी आ गया हमारे पास और सर्कल का रेडियस भी आ गया। अब इसको क्या करते हैं, इस रीजन को ड्रॉ कर लेते हैं, इस रीजन को ड्रॉ कर लेते हैं। जरा ध्यान से देखो, देखिए अब मैं रीजन को ड्रॉ करने जा रहा हूं, कैसे ड्रॉ करेंगे ध्यान से देखें। देखिए रीजन को ड्रॉ करेंगे तो ये हमारा एक सर्कल है, तो यहां पर मैं जेड प्लेन बना लेता हूं, ये मेरे पास वाई एक्सिस, ये मेरे पास एक्स एक्सिस, ठीक है। चलिए अब मैं रीजन को ड्रॉ करने जा रहा हूं, देखो जरा एक्स और वाई एक्सिस तो मेरे पास आ गए, एक्स एंड वाई। जो हमारा सर्कल है उसका सेंटर 1,0 पे है, कहां पर है, 1,0 पर। तो मैं एक सर्कल ले लेता हूं जिसका सेंटर हम लेंगे 1,0। देखिए एक सर्कल यहां पर ले लेते हैं जिसका सेंटर हमारा 1,0 है, कितना है, 1,0। चलिए अब जरा ध्यान से देखो, इस सर्कल का सेंटर कहां पर है, 1,0, 1,0 और चलिए 1,0, रेडियस कितना है, 1/2। तो मान लेते हैं यहां पर इसका सेंटर है, ये रहा, ये हमारा है 1,0, यहां पर इसका सेंटर है, ठीक। चलिए थोड़ा पीछे लेते हैं सेंटर, है ना, एक मिनट। देखिए मैं इसका सेंटर ले लेता हूं, सेंटर कहां, यहां कहीं है, ये हमारा सेंटर आ गया 1,0, ठीक है। तो इसका सेंटर 1,0, रेडियस कितना है, 1/2। अब जरा ध्यान से देखना, रेडियस यहां से यहां तक ये रेडियस 1/2 है, तो देखो ये पॉइंट देखिए यहां से यहां तक 1 हो चुका और यहां से यहां तक इसका रेडियस 1/2 है। तो यहां पर जो ये वैल्यू आएगी ये 3/2, 3/2,0 आएगी, 3/2,0 आएगी। जरा थोड़ा ध्यान से एक बार समझ लो, एक्चुअल में क्या है, इसका रेडियस 1/2 है, रेडियस 1/2 है, सेंटर 1,0 पे है, तो ये तो इसका सेंटर आ गया, यानी कि यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है ये 1/2 है, ये 1/2। देखिए थोड़ा सा यहां से यहां तक 1 है, वो बात अलग है कि 1 मैंने छोटा कर दिया, 1/2 थोड़ा सा बड़ा दिखाई दे रहा है ना, तो वो डायग्राम थोड़ा प्रॉपर नहीं बना, लेकिन ये आपका रेडियस है 1/2, ठीक। अब जरा ध्यान से देखो, यहां से यहां तक का डिस्टेंस 1 है और यहां से यहां तक का रेडियस 1/2 है, तो ये कितना आ गया, 3/2,0 आ गया, ये पॉइंट कितना आ गया, 3/2,0, ठीक है। चलिए अब यहां पर देख लेते हैं, हमारे पास ये फिगर तो हमारा ड्रॉ हो गया। अब देखो अब आगे क्या करना है, अब आपको यहां से सबसे पहले ये चेक करना है कि जो आपका इंटीग्रेशन है, जो आपका इंटीग्रेशन है, ये जो गिवन फंक्शन है ये किस पॉइंट पर एनालिटिक नहीं है, ये हमें चेक करना पड़ेगा। देखिए ये जो एक्चुअल में ये वाला जो फंक्शन आपको दिया, ये एफ जेड है आपके पास, ये क्या है, एफ जेड है। हमें इसका इंटीग्रेशन करना है इस कर्व पे, मतलब ये हमारा सिंपल कर्व है ना। अगर ये फंक्शन इस कर्व के अंदर या इस कर्व की बाउंड्री पे एनालिटिक हुआ तो इसका आंसर 0 आएगा, क्या आएगा, 0 आएगा। तो अब हमें सिर्फ ये चेक करना है कि ये जो कर्व मैंने बनाया है, क्या इस कर्व पे ये फंक्शन एनालिटिक है या नहीं है। तो कैसे चेक करेंगे, इसके लिए हमें इसके सिंगुलर पॉइंट निकालने होंगे, सिंगुलर पॉइंट्स। सिंगुलर पॉइंट्स का क्या मतलब होता है, सिंगुलर पॉइंट्स का मतलब होता है ऐसे पॉइंट्स जहां पर फंक्शन एनालिटिक नहीं है। तो देखो ये फंक्शन कहां पर एनालिटिक नहीं है, सिंगुलर पॉइंट्स। सिंगुलर पॉइंट्स वो पॉइंट्स होंगे जहां पर फंक्शन एनालिटिक नहीं है।
चलिए देखो, ये फंक्शन एनालिटिक कब नहीं होगा, जब यहां पर z की वैल्यू 2 होगी। अगर आपको ये चेक करना है कि फंक्शन कहां पर एनालिटिक है या कहां पर एनालिटिक नहीं है, तो आपको सिर्फ ये चेक करना पड़ेगा कि ये फंक्शन किस वैल्यू पर 0 इनफाइनाइट हो जाएगा। देखो अगर यहां पर z की वैल्यू 2 हो जाती है तो 2 - 2 0, यानी कि z = 2 पर फंक्शन इनफाइनाइट हो रहा है, इसका मतलब z = 2 पर ये फंक्शन एनालिटिक नहीं है। तो सिंगुलर पॉइंट कैसे निकालेंगे, उसके लिए डिनोमिनेटर को 0 पुट कर दो। जब आप डिनोमिनेटर को 0 पुट करोगे तो यहां से z की वैल्यू 2 आएगी। देखिए z की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। अब आगे देखिए, यहां से मेरे पास z की वैल्यू आ जाती है 2। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, z मैंने निकाल दिया 2, सिंगुलर पॉइंट्स हमारे पास आ गए। तो अब आप क्या लिखेंगे, fz इज नॉट एनालिटिक, fz इज नॉट एनालिटिक एट z = 2। तो हमारा जो फंक्शन है वो z = 2 पर एनालिटिक नहीं है, एनालिटिक नहीं है। अब आगे चलते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो z = 2 है, इस पर फंक्शन एनालिटिक नहीं है, क्या ये z = 2 हमारे कर्व के अंदर आ रहा है? तो अब जरा ध्यान से देखो, देखो ये पॉइंट 3,2 है, 3/2, 0 है, यानी कि ये पॉइंट हमारा 1.5, 0 है। और z = 2 का मतलब है, z = 2 का मतलब है कोऑर्डिनेट होगा 2, 0। तो अगर मैं 2, 0 को देखूं तो 2, 0 तो इसके आगे आएगा कहीं, और 2, 0 हमारे कर्व के ना तो बाउंड्री पे आ रहा है और ना ही ये हमारे कर्व के अंदर आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ हमारा जो फंक्शन है fz, ये इस कर्व की बाउंड्री पे और इस कर्व के अंदर हर जगह एनालिटिक है। क्यों? क्योंकि जो सिंगुलर पॉइंट है जहां पर कर्व एनालिटिक नहीं है, जहां पर फंक्शन एनालिटिक नहीं है, वो पॉइंट इस कर्व के बाहर जा रहा है। तो आप यहां पर क्या लिखेंगे कि fz इज नॉट एनालिटिक एट z = 2, बट सिंगुलर पॉइंट, ये कैसा पॉइंट है, सिंगुलर पॉइंट, बट सिंगुलर पॉइंट लाई आउटसाइड द कर्व, आउटसाइड द कर्व C। तो आपका जो हमारा सिंगुलर पॉइंट आया है वो इस कर्व के बाहर है। क्या है? कर्व के बाहर है। तो अगर ये कर्व के बाहर है तो हम क्या ये कह सकते हैं कि fz, तो हम यहां पर देखिए क्या कह सकते हैं, दिस इंप्लाइज दैट fz इज एनालिटिक, fz जो होगा वो एनालिटिक होगा, fz इज एनालिटिक विद इन और ऑन द कर्व, विद इन और ऑन द कर्व C। तो हमारा जो फंक्शन है fz इज एनालिटिक विद इन और ऑन द कर्व C, जो फंक्शन है वो एनालिटिक है कर्व के अंदर भी और कर्व के ऊपर भी। बात समझ में आ गई? तो इसके बाद देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, तो अब हम लिखेंगे नाउ बाय कॉची इंटीग्रल थ्योरम, बाय कॉची इंटीग्रल थ्योरम। तो हम कॉची इंटीग्रल थ्योरम से क्या कह सकते हैं, जरा ध्यान से देखो। नाउ बाय कॉची इंटीग्रल थ्योरम, जरा ध्यान से देखें, बाय कॉची इंटीग्रल थ्योरम, तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। तो नाउ बाय कॉची इंटीग्रल थ्योरम 1/2 पाई आई आयोटा ओवर ए क्लोज इंटीग्रल z² - z+1, z² - z+1 डिवाइडेड बाई z - 2 dz इक्वल टू में 0। देखो हमने इंटीग्रेशन भी नहीं किया और बिना इंटीग्रेशन करे इस इंटीग्रेशन की वैल्यू को इवेल्युएट कर लिया विद द हेल्प ऑफ कॉची इंटीग्रल थ्योरम। तो देखिए आपको कॉची इंटीग्रल थ्योरम के क्वेश्चन में करना क्या है, सबसे पहले जो क्वेश्चन आपको दिया होगा उसका कर्व आप ड्रॉ कर लेंगे, कर्व ड्रॉ कर लिया, फिर उसके बाद यहां से इंटीग्रेशन में से जो डिनोमिनेटर आपको दिया होगा जनरली, उस डिनोमिनेटर को 0 पुट कर देंगे, वहां से आपको सिंगुलर पॉइंट मिल जाएगा, यानी कि वहां से आपको वो पॉइंट मिल जाएगा जहां पर आपका फंक्शन एनालिटिक नहीं है। फिर आप क्या करेंगे, आपको ये चेक करना पड़ेगा कि जो सिंगुलर पॉइंट आया कहीं वो हमारे कर्व के अंदर या कर्व के ऊपर तो नहीं है। अगर ये पॉइंट कर्व के अंदर या कर्व के ऊपर हुआ तो फिर कॉची इंटीग्रल थ्योरम अप्लाई नहीं होगी। बात समझ में आ गई? उसके लिए हम आगे मेथड पढ़ेंगे। तो अगर आज जो जितने भी हम क्वेश्चन करेंगे वहां पर हमारा पॉइंट इस कर्व के बाहर ही जाएगा, क्योंकि हमें कॉची इंटीग्रल थ्योरम के ही क्वेश्चन करने हैं।
बट सिंगुलर पॉइंट लाई ऑन साइड द, तो अगर ये पॉइंट आपका बाहर लाई करता है तो इसका मतलब आपका जो फंक्शन है वो एनालिटिक है, इस कर्व के अंदर भी और इस कर्व के ऊपर भी। और अगर ये फंक्शन एनालिटिक है तो हम यहाँ पर कॉची इंटीग्रल थ्योरम लगा सकते हैं, और कॉची इंटीग्रल थ्योरम के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पर, जरा ध्यान से देखें। स्टेट एंड प्रूफ कॉची इंटीग्रल थ्योरम, हमें कॉची इंटीग्रल थ्योरम को प्रूव करना है, तो वो मैं आपको ऑलरेडी प्रूव करा चुका हूं, तो इतना पार्ट तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है ना, इसको आप अपने आप कर लेना। अब इसके आगे देखो, हेंस इवेल्युएट, अब हमको ये इवेल्युएट करना है, यानी कि आगे का क्वेश्चन बिल्कुल एक्जैक्टली सेम है जैसा हमने अभी अभी किया, तो ये आप अपने आप कर लेंगे। हेंस इवेल्युएट, अब हमें इस इंटीग्रल को इवेल्युएट करना है। चलिए देखिए किस इंटीग्रल को इवेल्युएट करना है, चलिए मैं लिख देता हूं पहले। हमें इवेल्युएट करना है क्लोज इंटीग्रल ओवर द कर्व सी, क्लोज इंटीग्रल ओवर द कर्व सी। चलिए क्या है इंटीग्रल, जेड स्क्वायर प्लस 5z प्लस 6 डिवाइडेड बाई z माइनस 2 एंड dz, इसको इवेल्युएट करना है। और यहां पर हमें रीजन दे रखा है, कहां इवेल्युएट करना है, वेयर, और यहां पर जो ये c है, c क्या है, c हमारे पास है mod z इक्वल टू 3/2, अगेन इट इज अ सर्कल, क्या है ये, सर्कल है, ठीक है ना। तो अब जरा ध्यान से देखें, mod z इक्वल टू 3/2 है, तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस सर्कल का सेंटर कहां पर है, देखो सर्कल की इक्वेशन हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है z माइनस जेड नॉट, z माइनस जेड नॉट इक्वल टू r। तो अगर आप ध्यान से देखें तो z नॉट 0 है, z नॉट क्या है, 0 है, z नॉट 0 होने का मतलब है सर्कल का सेंटर 0,0 पर है, तो इसका जो सेंटर है वो 0,0 पर है, कहां पर है, 0,0 पर इस सर्कल का सेंटर है। उसके बाद आगे देखें, ये तो सेंटर आ गया, रेडियस कहां आ जाएगा, 3/2 पर। तो सबसे पहले ये रीजन को ड्रॉ कर लेते हैं, जरा ध्यान से देखें, सबसे पहले रीजन ड्रॉ करेंगे। देखिए रीजन क्या आ जाएगा हमारा, देखें जरा ध्यान से। चलिए तो यहां पर पहले मैं एक्स और वाई एक्सिस बना लेता हूं, तो ये हमारे पास एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस सॉरी, और ये हमारे पास आ गई एक्स एक्सिस। जो हमारा सर्कल है उस सर्कल का जो सेंटर है वो 0,0 पर है, तो मैं यहां पर एक सर्कल ड्रॉ कर लेता हूं जिसका सेंटर 0,0 है। ये हमारा सर्कल आ गया जिसका सेंटर 0,0, रेडियस कितना है, रेडियस है 3/2, तो अगर रेडियस 3/2 है इसका मतलब ये पॉइंट 3/2 होगा, कितना होगा, 3/2, 0 होगा। यहां पर भी कितना होगा, ये -3/2, 0 होगा, और ये होगा 0,3/2, और ये होगा 0,-3/2, ठीक है। अब हम सिंगुलर पॉइंट निकाल लेते हैं कि सिंगुलर पॉइंट कहीं इसके अंदर तो नहीं आ रहा, तो चलिए सिंगुलर पॉइंट को फाइंड आउट करते हैं, जरा ध्यान से देखें सिंगुलर पॉइंट कैसे आएगा। नाउ सिंगुलर पॉइंट, देखो सिंगुलर पॉइंट, सिंगुलर पॉइंट्स, देखिए सिंगुलर पॉइंट्स अगेन डिनोमिनेटर को 0 पुट करेंगे तो z माइनस 2 इक्वल टू 0, यानी कि z इक्वल टू 0, सॉरी z इक्वल टू 2। तो जो सिंगुलर पॉइंट है वो 2,0 है, क्या है, 2,0। दिस इंप्लाइज जो हमारा सिंगुलर पॉइंट है वो 2,0 है। अब जरा ध्यान से देखो 2,0 कहां आएगा, ये तो केवल 1.5 है, तो 2,0 तो इसके आगे यहां कहीं आएगा, तो ये तो सर्कल के बाहर जा रहा है, हमारे गिवन रीजन के बाहर जा रहा है। तो अब यहां पर आप क्या लिखेंगे, यहां पर आप लिखेंगे, चलिए तो एफ जेड इज नॉट एनालिटिक, एफ जेड इज नॉट एनालिटिक एट z इक्वल टू 2। तो हमारा जो एफ जेड है वो z इक्वल टू 2 पर एनालिटिक नहीं है, ठीक है ना, z इक्वल टू 2 पर क्या नहीं है, एनालिटिक नहीं है। बट चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे लिखता हूं, z इक्वल टू 2 पर एनालिटिक नहीं है, लेकिन z इक्वल टू 2 जो है वो कहां पर लाई कर रहा है, वो सर्कल के बाहर लाई कर रहा है। बट सिंगुलर पॉइंट, बट z इक्वल टू 2 लाई आउटसाइड द कर्व C, लेकिन ये C कर्व के बाहर लाई कर रहा है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ, दिस इंप्लाइज दैट एफ जेड इज एनालिटिक
विद इन और ऑन द कर्व सी, ठीक है ना, विद इन और ऑन द कर्व सी। तो इसका मतलब ये हुआ कि एफजेड जो एनालिटिक है विद इन और ऑन द कर्व सी, कर्व के अंदर भी और कर्व के ऊपर भी हमारा जो फंक्शन है वो क्या है, एनालिटिक है। और अगर एनालिटिक है तो हम क्या कह सकते हैं, नाउ बाय कॉची इंटीग्रल थ्योरम, कॉची इंटीग्रल थ्योरम, तो हम कॉची इंटीग्रल थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या कह सकते हैं कि हमारा जो इंटीग्रेशन है क्लोज इंटीग्रल ओवर द कर्व सी कितना था, जेड स्क्वायर प्लस 5z प्लस 6, जेड स्क्वायर प्लस 5z प्लस 5z प्लस 6 अपॉन में z माइनस 2 dz, और इसकी वैल्यू आ जाएगी 0। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा कि वैल्यू 0 क्यों आ रही है। वैल्यू 0 इसलिए आ रही है क्योंकि जो हमारा फंक्शन है वो इस कर्व के अंदर एनालिटिक है, और अगर फंक्शन कर्व के अंदर या कर्व के ऊपर एनालिटिक है तो इंटीग्रल की वैल्यू 0 आएगी। समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, अगेन सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और सभी क्वेश्चन आसान भी है। यहां पर देखो क्या है, ये हमारा इंटीग्रल है जिसको हमें इवेल्युएट करना है ना, क्लोज इंटीग्रल ओवर द कर्व सी, और कर्व आपको दे रखा है, कर्व आपको दे रखा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो सबसे पहले तो आपको इंटीग्रल दिया है क्लोज इंटीग्रल ओवर द कर्व सी, कितना है 1 अपॉन जेड स्क्वायर प्लस 9 dz, ये हमारा इंटीग्रल है जिसको हमें इवेल्युएट करना है। और कर्व हमें यहां पर दे रखा है, कर्व को मैं लिख लेता हूं। कर्व क्या है, कर्व है हमारे पास 1 लेस देन मॉड ऑफ z लेस देन 2। सबसे पहले इस कर्व को ड्रॉ करेंगे। जरा इस कर्व को अगर आप ध्यान से देखें तो कर्व एक्चुअल में है क्या, मॉड ऑफ z लेस देन 2 और ग्रेटर देन 1। तो यहां पर अगर आप देखें तो यहां पर दो कर्व है, इस इनइक्वालिटी में दो कर्व है। एक कर्व तो बनेगा इस इनइक्वालिटी से और एक कर्व बनेगा इस वाली इनइक्वालिटी से। मैं दोनों को अलग अलग लिखता हूं, पहले इस वाले पार्ट को ले लेते हैं फिर इसको ले लेते हैं। तो देखिए यहां पर बात करते हैं लेफ्ट वाला पार्ट। लेफ्ट वाला पार्ट क्या कह रहा है कि जो मॉड ऑफ z है वो ग्रेटर देन 1 है। मॉड ऑफ z क्या है, ग्रेटर देन 1 है। तो यहां पर भी देखो जो हमारा सर्कल है उसमें z0 नहीं है, यानी कि z0 नहीं है, इसका मतलब क्या है, z0 0 है। z0 क्या है, 0 है। तो इसका मतलब इस सर्कल का सेंटर कहां पर होगा, 0,0 पे होगा। इस सर्कल का जो सेंटर होगा वो होगा 0,0 पर, और इस सर्कल का जो रेडियस होगा वो 1 होगा। इस सर्कल का रेडियस कितना होगा, 1। अब चलिए इसको आगे देखते हैं। पहले दूसरा सर्कल भी चेक कर लेते हैं। अब इसमें देखो दूसरा सर्कल क्या है, मॉड ऑफ z इज लेस देन इक्वल टू 2। देखिए यहां पर रेडियस एक्चुअल में कितना होगा, 1 होगा, है ना, और रीजन जो होगा वो सर्कल के बाहर का होगा। इसमें देखो मॉड ऑफ z लेस देन 2, तो यहां पर अगर मैं आपसे पूछूं कि सेंटर कितना होगा, तो देखो इस सर्कल का सेंटर 0,0 ही होगा क्योंकि z0 है ही नहीं इसमें। रेडियस कितना होगा, रेडियस 2 होगा। अब मैं इन दोनों को ड्रॉ कर लेता हूं। ड्रॉ करने के लिए पहले हमें क्या चाहिए, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो मैं यहां पर, ये हमारी होगी वाई एक्सिस और ये हमारे पास हो गई एक्स एक्सिस। चलिए तो एक्स एक्सिस भी आ गई मेरे पास और वाई भी आ गई। अब मैं क्या करता हूं, दोनों को ड्रॉ कर लेता हूं। देखिए दो सर्कल आएंगे यहां पर, ध्यान देना जरा, दो सर्कल। देखो पहला सर्कल क्या कह रहा है कि पहले सर्कल का सेंटर ओरिजिन पर है और इसका रेडियस 1 है। कितना रेडियस है, 1। तो पहला सर्कल मेरा यहां पर आ गया और इसका रेडियस आ गया 1। ये हमारा पहला सर्कल है, इसका रेडियस 1 है। उसके बाद देखते हैं दूसरा सर्कल क्या है। दूसरे सर्कल का सेंटर भी ओरिजिन पर है लेकिन रेडियस 2 है, तो इसमें इससे थोड़ा बड़ा सर्कल बनेगा, ठीक है ना, इस तरह से। ये तो इस तरह से दो सर्कल बनेंगे। अब जरा ध्यान से देखो क्वेश्चन में क्या कहा था, क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए यहां पर है जो हमारा पहला वाला सर्कल है, पहला जिसका रेडियस 1 है, सेंटर 0,0 है। देखो इसमें ग्रेटर देन का साइन लगा है, इसका मतलब जो रीजन है वो इस सर्कल के बाहर का आएगा। आप सब जानते हैं जब ग्रेटर देन का साइन होता है तो रीजन बाहर का आता है और लेस देन का साइन होता है तो रीजन
अंदर का आता है, यानी कि अंदर वाले सर्कल से बाहर का रीजन आएगा, ये वाला रीजन हमें लेना है, ठीक, ये रीजन हमारा आएगा। अच्छा, अब दूसरे सर्कल की बात करते हैं जो जिसका रेडियस 2 है, ये क्या लेस देन 2 है, इसका मतलब रीजन इसके अंदर का आएगा इधर। तो मेरे ख्याल से अब आपको समझ में आ गया होगा कि एक्चुअल में हमारा रीजन कौन सा है। देखिए इनइक्वालिटी में हमेशा कॉमन रीजन लिया जाता है, कॉमन रीजन। तो हमारा जो कॉमन रीजन है वो ये है, ये वाला पार्ट। तो एक्चुअल में ये हमारा रिक्वायर्ड रीजन है, इसमें हमें चेक करना पड़ेगा कि हमारा फंक्शन एनालिटिक है या नहीं है। तो अब हम चेक करते हैं कि इस रीजन में हमारा फंक्शन जो है वो एनालिटिक है या नहीं है। तो डेफिनेटली इस रीजन में एनालिटिक ही होगा, क्योंकि तभी हम कॉची इंटीग्रल थ्योरम को अप्लाई कर पाएंगे। अब जरा आगे देखो, तो इसके लिए क्या करना होगा, हमें सिंगुलर पॉइंट फाइंड करने होंगे। नाउ सिंगुलर पॉइंट्स, सिंगुलर पॉइंट्स, सिंगुलर पॉइंट्स वो पॉइंट्स होते हैं जहां पर हमारा फंक्शन एनालिटिक नहीं होता है। चलिए तो देखते हैं कौन कौन से पॉइंट पर हमारा फंक्शन जो है वो एनालिटिक नहीं है। इसके लिए क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को 0 पुट कर देंगे। डिनोमिनेटर हमारा z² प्लस 9 इक्वल टू 0। यहां से मैं क्या करता हूं, देखिए इन दोनों को अलग अलग 0 रखते हैं। तो यहां से देखो आपको z की कितनी वैल्यू मिलेगी, जरा ध्यान देना। अगर आप z² को 0 पुट करते हो तो आपको z की वैल्यू मिल जाएगी 0। क्या मिल जाएगी, 0। और इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो पॉइंट आएगा वो 0,0 आएगा, जो कि इसके सेंटर पे होगा। दूसरा, अगर आप z² प्लस 9 को, यानी कि एक वैल्यू तो आपको ये मिल गई, एक वैल्यू आपको ये मिल गई z इक्वल टू 0। दूसरी वैल्यू देखते हैं। अब जरा यहां पर ध्यान देना, अगर मैं इस वाले पार्ट को 0 पुट करता हूं z² प्लस 9 इक्वल टू 0, तो यहां से आपको z² इक्वल टू -9, और यहां से अगर आप वैल्यू निकालेंगे तो ये कितना आएगा, z इक्वल टू अंडर रूट ऑफ -9, यानी कि यहां पर हमारे पास कॉम्प्लेक्स रूट आएंगे प्लस माइनस 3 आयोटा, प्लस माइनस 3 आयोटा। अब यहां पर जरा ध्यान से समझे, ये हमारे पास z की 2 वैल्यू आ रही है, यानी कि इन दोनों ही वैल्यू पे हमारा फंक्शन एनालिटिक नहीं होगा। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग तो पॉइंट आएगा 0,0, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट क्या आएगा वो मैं लिख लेता हूं। तो हमारे पास एक्चुअल में सिंगुलर पॉइंट क्या क्या होगा, जरा ध्यान से देखना। z इक्वल टू 0 के कॉरस्पॉन्डिंग 0,0 आएगा। देखिए z इक्वल टू 0 के कॉरस्पॉन्डिंग हमारा पॉइंट क्या आएगा, इसका मतलब है 0,0। ठीक है, इसका मतलब क्या है, जरा इसका मतलब ध्यान से समझे। इसका मतलब देखिए प्लस माइनस 3 आयोटा, यानी कि इसमें x वाला पार्ट 0 है, रियल पार्ट नहीं है दोनों बार, है ना। तो इसका मतलब है 0,3, अगर मैं प्लस लूंगा तो 0,3, और अगर मैं माइनस लूंगा तो 0,-3, 0,-3, यानी कि हमारे पास सिंगुलर पॉइंट 3 हो गए, 0,0, 0,3 और 0,-3। तो 0,0, 0,3 और 0,-3, दीज आर द सिंगुलर पॉइंट। ये क्या है, सिंगुलर पॉइंट है। अब जरा चेक करते हैं क्या ये तीनों पॉइंट हमारे जो रीजन में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। देखो पहला पॉइंट है 0,0, जो कि यहां पर आएगा, और ये हमारे रीजन का पॉइंट नहीं है, क्योंकि हमारा रिक्वायर्ड रीजन केवल ये है, तो ये तो बाहर है। आगे चेक करते हैं 0,3। देखो अब जरा ध्यान से देखना, पहला सर्कल का रेडियस 1 था, तो ये पॉइंट हमारा 1,0 और ये पॉइंट हमारा 2,0 है, और पॉइंट 0,3, 0,3। अब जरा ध्यान से देखो, ये 2,0, ये -2,0, इधर होगा 0,2 और इधर होगा 0,-2, और पॉइंट है 0,3 जो कि इससे ऊपर जाएगा, कहीं इधर कहीं आएगा 0,3, जो कि इस रीजन से बाहर है। 0,-3 ये भी हमारा नीचे जाएगा, रीजन से बाहर है, यानी कि इन तीनों में से एक भी पॉइंट हमारे रिक्वायर्ड रीजन में नहीं आ रहा है। तो हम यहां पर लिखेंगे fz is not analytic। हमारा जो fz फंक्शन है वो कहां पर एनालिटिक नहीं है, इन तीनों पॉइंट्स पर एनालिटिक नहीं है। तो fz इज नॉट एनालिटिक कहां पर, एट 0,0, 0,3 एंड 0,-3। इन तीनों पॉइंट पर हमारा जो फंक्शन है वो एनालिटिक नहीं है। क्लियर हो गया, यानी कि बाकी सभी पॉइंट पर एनालिटिक है, तो यानी कि इसमें तो एनालिटिक है। तो हम यहां पर क्या कहेंगे, बट
all singular points, but all singular points lie outside the curve C, यानी कि कर्व C के बाहर लाई कर रहे हैं सबके सब। तो हम यहां से क्या कह सकते हैं, दिस इंप्लाइज दैट एफ जेड इज एनालिटिक विद इन और ऑन कर्व C। तो हमारा जो फंक्शन है वो एनालिटिक है कर्व के अंदर भी और कर्व के ऊपर भी। तो यहां से हम कह सकते हैं कि बाय कॉची इंटीग्रल थ्योरम, बाय कॉची इंटीग्रल थ्योरम, कॉची इंटीग्रल थ्योरम, तो हम कॉची इंटीग्रल थ्योरम से क्या कह सकते हैं कि इसकी वैल्यू 0 है। तो हमारा जो इंटीग्रेशन हो गया ओवर द क्लोज कर्व C कितना था, 1/z², 1/z² और ब्रैकेट में आ गया z² + 9 dz = 0। तो फिर से हमारा आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। तो सारे क्वेश्चन एक ही जैसे हैं, कुछ नया नहीं है, सभी एक ही जैसे हैं, बस थोड़ा थोड़ा सा रीजन का अंतर है। रीजन बस आपको ड्रॉ करना आना चाहिए, बाकी क्वेश्चन बहुत सिंपल है। बस आपको ये चेक करना है कि हमारा फंक्शन क्लोज कर्व जो C आपको दे रखा है उस रीजन के अंदर हमारा जो फंक्शन है वो एनालिटिक है या नहीं है। तो डेफिनेटली एनालिटिक होगा, लेकिन आपको प्रूव करके बताना है कि ये यहां पर एनालिटिक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इवेल्युएट, फिर से हमें इवेल्युएट करना है 2z² + 5 वेयर C इज द स्क्वायर। देखो इस बार जो कर्व C है वो एक स्क्वायर दे रखा है जिसके वर्टिसेस आपको गिवन है ना। तो चलिए इसको भी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसका रीजन देखते हैं क्या है ना। तो हमें कैलकुलेट करना है क्लोज इंटीग्रल ओवर द कर्व C, यहां सभी में C है, 2z² + 5 डिवाइडेड बाई z + 2 की होल पावर 3 z² + 4 एंड dz। ये हमारे पास कर्व है। अब जरा ध्यान से समझो, ये तो हमारे पास सॉरी इंटीग्रेशन है, इसको हमें इवेल्युएट करना है, इसका आंसर 0 ही आएगा, लेकिन हमें प्रूफ करके बताना है कि 0 क्यों आएगा। तो सबसे पहले मैं वर्टिसेस लिख लेता हूं। तो ध्यान दीजिए जरा, वर्टिसेस इस बार आपको गिवन है, वर्टिसेस ऑफ स्क्वायर। देखो स्क्वायर के वर्टेक्स आपको क्या दे रखे हैं, जरा ध्यान से देखें। पहला वर्टेक्स है 1 + आयोटा, पहला वर्टेक्स है 1 + आयोटा, और 1 + आयोटा का मतलब आप अच्छे से जानते हैं कि 1 + आयोटा का मतलब है 1,1। क्या है, 1,1। मैं मान लेता हूं कि 1,1 पहला वर्टेक्स आ गया। दूसरा क्या है 2 + आयोटा, और 2 + आयोटा का मतलब है हमें दूसरा वर्टेक्स मिल गया जिसके कोऑर्डिनेट होंगे 2,1। उसके बाद है 2 + 2 आयोटा, 2 + 2 आयोटा, और इसका मतलब है कि हमें C कोऑर्डिनेट मिल गया जिसके कोऑर्डिनेट होंगे 2,2। और फोर्थ है 1 + 2 आयोटा, 1 + 2 आयोटा, और इसका मतलब है कोऑर्डिनेट होना चाहिए हमारा क्या, D कोऑर्डिनेट हमारा होना चाहिए 1,2। अब आगे देखो, अब आगे देखिए जरा। तो हमें स्क्वायर के चारों वर्टेक्स मिल गए। अब मैं इन चारों वर्टेक्स को ग्राफ के ऊपर प्लॉट कर लेता हूं। देखिए जेड प्लेन में, तो यहां पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पहले ड्रॉ कर लेते हैं। चलिए ये हमारे पास हो गई वाई एक्सिस, और यहां पर आ गई मेरे पास एक्स एक्सिस। चलिए ध्यान दीजिए, देखिए अब हमारे पास जो वर्टेक्स है उनकी बात करते हैं। पहला वर्टेक्स है A1,1। तो देखिए A1,1 यहां कहीं आ जाएगा, है ना, यहां पर कहीं आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए सीधी सी बात है, एक स्क्वायर बनेगा। मैं सबसे पहले एक स्क्वायर बना देता हूं। देखो यहां पर वर्टेक्स को एक बार देखिए, रफली एक बार देख लेते हैं। 1,1 यहां पर आ गया 1,1। फिर हमारा दूसरा वर्टेक्स B 2,1, 2,1 यहां कहीं आएगा, यह आ जाएगा 2,1। फिर उसके बाद आएगा C 2,2, ऊपर चले जाएंगे, यहां कहीं आ जाएगा C 2,2।
और डी 1,2, 1,2 यहीं पर इसके ऊपर आएगा, तो ये हो जाएगा डी 1,2। इन चारों पॉइंट से पास होने वाला आपको एक स्क्वायर बनाना है। देखो ये इस तरह से स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है ना, ये हमारा क्या बन जाएगा, एक स्क्वायर बन जाएगा। तो मेरे ख्याल से सभी को समझ में आ गया होगा, चारों पॉइंट से पास होने वाला स्क्वायर। चलिए अब आगे देखें, अब हमें निकालना क्या है, सिंगुलर पॉइंट्स। ना अब हम बात करते हैं सिंगुलर पॉइंट्स की। तो ये हमारी एक्स एक्सिस और ये हमारी वाई एक्सिस और ये हमारा रिक्वायर्ड रीजन हो गया और ये हमारा ओरिजिन हो गया। नाउ सिंगुलर पॉइंट्स, सिंगुलर पॉइंट्स। तो देखिए सिंगुलर पॉइंट्स क्या होंगे, जरा ध्यान से समझें। सिंगुलर पॉइंट्स का मतलब क्या है? सिंगुलर पॉइंट्स का मतलब है इसके डिनोमिनेटर को जीरो पुट करना है हमें। तो डिनोमिनेटर को अगर मैं जीरो पुट करता हूं तो देखिए कितना आएगा, इधर कैलकुलेट कर लेते हैं सिंगुलर पॉइंट्स को। इधर अभी हमारे पास स्पेस है, देखिए। तो सिंगुलर पॉइंट्स के लिए हमें डिनोमिनेटर को जीरो पुट करना होगा। सिंगुलर पॉइंट्स, सिंगुलर पॉइंट्स मतलब वो पॉइंट जहां पर ये एफजेड, ये जो पार्ट है ये एनालिटिक नहीं है, वो पार्ट हमें निकालना है, वो पॉइंट्स हमें निकालने हैं जहां पर ये एनालिटिक नहीं है। तो डिनोमिनेटर को जीरो पुट कर देते हैं, यानी कि z+2 की होल पावर 3 और z²+4 इसको मैं पुट कर देता हूं जीरो। क्या पुट कर देता हूं? जीरो। चलिए अब इनको कैलकुलेट कर लेते हैं सिंगुलर पॉइंट। दोनों को अलग अलग जीरो रखेंगे तो यहां से तो z की एक वैल्यू तो आ जाएगी -2। देखिए इस वाले फैक्टर से मिलेगा z = -2 और इस वाले फैक्टर से मुझे मिल जाएगा z = +-2 आयोटा। तो मेरे ख्याल से आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा, जब मैं z+2 को जीरो रखूंगा तो z की वैल्यू -2 मिलेगी। जब मैं z² + 4 को जीरो रखूंगा, चलिए मैं रख के दिखा देता हूं इसको। z² + 4 को जब हम जीरो रखेंगे तो यहां से z² = -4 आएगा, यानी कि z = √ में -4। और आप जब इसको देखिए रूट से बाहर निकालेंगे तो ये आ जाएगा +-2 आयोटा। तो सिंगुलर पॉइंट्स क्या क्या आगे जरा ध्यान देना। सिंगुलर पॉइंट्स हमारे पास यहां पर z = 0 है, z = -2 है, तो इसके रिगार्डिंग तो सिंगुलर पॉइंट आएगा हमारा -2, 0। और यहां पर हमारे पास दो सिंगुलर पॉइंट आएंगे 0,2 और 0,-2। तो हमारे पास जो सिंगुलर पॉइंट्स आ गए, ध्यान से देखें, पहला सिंगुलर पॉइंट -2, 0, तो -2, 0। दूसरा सिंगुलर पॉइंट 0,2 और 0,-2, 0,2 और 0,-2 आर सिंगुलर पॉइंट्स। ये कैसे पॉइंट है? सिंगुलर पॉइंट्स। यानी कि इन पॉइंट्स के ऊपर हमारा जो फंक्शन है वो एनालिटिक नहीं होगा। तो अब हमें यह देखना है क्या इनमें से कोई पॉइंट हमारे रीजन के अंदर लाई कर रहा है। पहला पॉइंट -2, 0, देखो -2, 0 इधर कहीं आएगा, जरा ध्यान से देखें। -2, 0 तो इधर कहीं आएगा, यानी कि ये हमारे रीजन में लाई नहीं कर रहा है, ये हमारे रीजन में लाई नहीं कर रहा है, कर्व के अंदर लाई नहीं कर रहा है। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट आपका 0,2 और 0,-2 है। देखिए 0,2 लाई करेगा यहां पर, ये भी रीजन के बाहर है। और 0,-2, 0,-2 तो नीचे कहीं लाई करेगा। कहां लाई करेगा? नीचे। देखिए 0,-2 नीचे कहीं लाई करेगा यहां। तो आप देख सकते हैं सिंगुलर पॉइंट, 3 सिंगुलर पॉइंट थे, तीनों में से कोई भी इसके अंदर लाई नहीं कर रहा है, कोई भी लाई नहीं कर रहा है। तो आप क्या लिखेंगे यहां पर, जरा ध्यान देना, FZ is not analytic at singular points। ये सिंगुलर पॉइंट्स पर एनालिटिक नहीं है। FZ is not analytic at singular points। और आगे हम लिखेंगे बट all singular points lie outside the curve C। ये कर्व C के बाहर लाई कर रहा है, अंदर कोई लाई नहीं कर रहा है। तो अब अगर ये बाहर लाई कर रहा है तो अब यहां पर हम कॉची इंटीग्रल थ्योरम लगा सकते हैं। नाउ बाय कॉची इंटीग्रल थ्योरम, तो अब मैं यहां पर कॉची इंटीग्रल थ्योरम लगाने जा रहा हूं। और अकॉर्डिंग टू कॉची इंटीग्रल थ्योरम ओवर ए क्लोज कर्व C, फंक्शन क्या था? 2z² + 5
2z² प्लस 5 अपॉन 2z² प्लस 5 अपॉन z प्लस 2 की होल पावर 3, z प्लस 2 की होल पावर 3, और दूसरा ब्रैकेट है z² प्लस 4 dz, इसकी वैल्यू 0 आ गई बाय कॉची इंटीग्रल थ्योरम। तो ये क्वेश्चन भी हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो देखो मैंने अभी तक आपको 4 क्वेश्चन कराए और चारों क्वेश्चन एक ही जैसे हैं, बस आपको क्या करना है, जो आपका रिक्वायर्ड रीजन है उसको ड्रॉ करना है, फिर ये चेक करना है सिंगुलर पॉइंट्स उस रीजन के अंदर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। अगर रीजन के अंदर आ रहे हैं तो फिर कॉची इंटीग्रल थ्योरम से वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, और अगर रीजन के बाहर आ रहे हैं तो कॉची इंटीग्रल के से उसका आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पर क्या है, इवेल्युएट, क्वेश्चन नंबर 5 इवेल्युएट। अब मुझे इसको इवेल्युएट करना है और रीजन मेरा ये रहा, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखते हैं रीजन। तो रीजन हमें दिया है ये मॉड ऑफ z इक्वल टू 1, मॉड ऑफ z इक्वल टू 1। चलिए अब आगे देखिए जरा, अगर मैं इस रीजन की बात करूं तो ये अगेन एक सर्कल है जिसका सेंटर 0,0 पर है। सेंटर कहां है, 0,0 पर। रेडियस इसका 1 है। तो सबसे पहले इसको ड्रॉ कर लिया जाए, है ना। सबसे पहले ये रीजन बना लेते हैं। यहां पर देखिए जरा, ये हमारा आ जाएगा ये एक्स एक्सिस, ये हमारी वाई एक्सिस, और जो सर्कल है, जो कर्व है सी, वो एक सर्कल है जिसका सेंटर 0,0 पर, रेडियस 1 है। तो मैं यहां से एक सर्कल को ड्रॉ कर लेता हूं। देखिए तो ये हमारा सर्कल आ गया, ये लीजिए, इसका सेंटर 0,0 पर है। ठीक, अब आगे चलते हैं और यहां से देखते हैं कि सिंगुलर पॉइंट्स क्या है। अब सिंगुलर पॉइंट्स को फाइंड आउट करते हैं। देखिए जरा जल्दी से, सिंगुलर पॉइंट्स। देखिए हमारे पास जो इंटीग्रल है वो है tan z dz, ये इंटीग्रल है। अब जरा ध्यान से देखो, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, tan होता है साइन अपॉन कॉस, तो साइन z अपॉन कॉस z और dz, है ना। अब डिनोमिनेटर आ गया। अब देखिए ये जो हमारा फंक्शन होगा एनालिटिक कहां पर नहीं होगा, देखिए ऐसे पॉइंट पर नहीं होगा जहां पर cos z 0 हो जाए, ठीक है ना। cos z क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो यहां से अब मैं निकालता हूं सिंगुलर पॉइंट्स, सिंगुलर पॉइंट्स। अब जरा ध्यान देना, सिंगुलर पॉइंट्स क्या होंगे। तो मैं क्या करता हूं, सिंगुलर पॉइंट्स के लिए cos z को 0 पुट कर देता हूं, cos z इक्वल टू 0। अब जरा ध्यान से देखो, cos z 0 कब होता है, cos 0 कब होता है, cos 0 90 पे होता है, या देखिए या तो प्लस 90 पे होगा या माइनस 90 पे होगा, या फिर प्लस 270 पे होगा या माइनस 270 पे होगा, या हम इसको अगर पाई की फॉर्म में लिखें तो ये कब होगा 0। देखिए ध्यान से देखो, ये π/2 पर, या ऐसा कहेंगे प्लस माइनस π/2 पे 0 होगा, या फिर प्लस माइनस 3π/2 पे भी 0 होगा, या फिर प्लस माइनस 5π/2 पे भी 0 होगा, और ये ऐसे ही चलते जाएगा। यानी कि ये वो पॉइंट है जहां पर हमारा जो cos z है वो 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये वो पॉइंट है जहां पर फंक्शन एनालिटिक नहीं है। तो हम यहां पर लिखेंगे एफ जेड इज नॉट एनालिटिक, एफ जेड इज नॉट एनालिटिक एट सिंगुलर पॉइंट्स, है ना, एट सिंगुलर पॉइंट्स। इन सिंगुलर पॉइंट्स पर हमारा जो फंक्शन है वो एनालिटिक नहीं है। क्या ये सिंगुलर पॉइंट्स हमारे रीजन के अंदर लाई कर रहे हैं, जरा एक बार चेक करते हैं। देखो ये पॉइंट है हमारा 1,0 और ये पॉइंट है हमारा -1,0। इधर आएगा 0,1 और इधर आएगा 0,1, 0,-1, यानी कि हमारा जो रीजन है वो इन्हीं के अंदर लाई कर रहा है। अब ये पॉइंट देखो जरा, पहला पॉइंट है प्लस माइनस π/2, यानी कि प्लस π/2। अब देखो प्लस π/2 होता है कितना, जरा ध्यान से देखो, प्लस π/2 का मतलब है, प्लस π/2 का मतलब पाई की वैल्यू होती है हमारे पास 3.14 डिवाइडेड बाई 2। अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो ये 1.5 से थोड़ा सा ज्यादा ही आएगा, 1.5 से ज्यादा आएगा। यानी कि ये जो हमारा पहला वाला पॉइंट है ये तो इसके बाहर निकल गया, π/2, 0 बाहर जाएगा क्योंकि ये 1.5 से भी ज्यादा आ रहा है। सिमिलरली जब इसको माइनस में लेंगे तो ये माइनस में भी -π/2
कॉमा 0 और इस रीजन के बाहर निकलेगा, यानी कि पहला ही पॉइंट बाहर निकल गया तो आगे वाले तो सब बाहर ही होंगे क्योंकि बड़ी वैल्यू है। तो इसका मतलब इनमें से कोई भी पॉइंट इस सर्कल के अंदर नहीं आ रहा है, इस कर्व के अंदर नहीं आ रहा है। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, बट all singular points lie outside the circle, outside the curve। सभी पॉइंट्स कर्व के बाहर लाई करने हैं, और अगर सभी पॉइंट्स कर्व के बाहर लाई करेंगे तो हम क्या कह सकते हैं, जरा ध्यान से देखो, बट ऑल द सिंगुलर पॉइंट लाई आउटसाइड द कर्व, hence fz is analytic within or on the curve C, है ना। कर्व के C पर और कर्व के अंदर सारे जगह पर fz क्या है, एनालिटिक है। और अगर ये एनालिटिक है तो बाय कॉची इंटीग्रल थ्योरम, मेरे ख्याल से अब तक तो आप लोगों को स्टेप भी याद हो गए होंगे, सेम स्टेप बार बार रिपीट हो रहे हैं, बाय कॉची इंटीग्रल थ्योरम। तो अगर मैं यहां पर कॉची इंटीग्रल थ्योरम को अप्लाई कर दूं तो हमारे पास देखिए फाइनल आंसर क्या आ जाएगा। अब जरा ध्यान देना, तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 0, है ना। तो बाय कॉची इंटीग्रल थ्योरम इंटीग्रेशन ऑफ tan z dz इज इक्वल टू 0। कितना आ गया, 0 आ गया। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन भी है, जिसमें हमसे वेरिफिकेशन के लिए पूछा गया है। देखिए वैसे तो सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वेरिफिकेशन का क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन वेरिफिकेशन का क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी होगा। रीजन क्या है, इसको हमें दो तरीके से करना है। एक तो जैसा हम अभी तक करते आ रहे थे वो तो हमें करना ही करना है, इसको दूसरे तरीके से भी करेंगे हम, दूसरे तरीके से जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में किया था, लेक्चर नंबर 1 में। जरा ध्यान से देखो क्या कहा गया, वेरीफाई कॉची थ्योरम बाय इंटीग्रेटिंग, इसको इंटीग्रेट करना है, यानी कि ये fz है हमारा, ये क्या है, fz है, अलोंग द बाउंड्री ऑफ द ट्राइंगल, है ना। जो हमारे पास ट्राइंगल है उसके बाउंड्री के अलोंग इसको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। और देखिए अलोंग द बाउंड्री ऑफ द ट्राइंगल विद वर्टिसेस, जो ट्राइंगल है उसके वर्टेक्स दे रखे हैं, ये तीनों ट्राइंगल के वर्टेक्स हमें दे रखे हैं। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, इस ट्राइंगल को ड्रॉ कर लेते हैं और देखते हैं कि ट्राइंगल जो हमारा आ रहा है, क्या हमारा फंक्शन उस ट्राइंगल के अंदर एनालिटिक है या नहीं है। तो सबसे पहले इस ट्राइंगल को ड्रॉ करते हैं। नाउ वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल, देखिए यहां पर सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि fz कितना है, fz यहां पर हमारे पास है e की पावर आयोटा z, जिसको हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। चलिए अब मैं यहां पर लिखने जा रहा हूं वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल। ना वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल, अब देखो जरा ट्राइंगल के वर्टेक्स में लिखने जा रहा हूं, इस पे जरा ध्यान देना। वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल, देखिए अब ट्राइंगल के वर्टेक्स देखो क्या क्या है। सबसे पहला वर्टेक्स है 1 प्लस आयोटा, 1 प्लस आयोटा, इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो हमारा कोऑर्डिनेट आ जाएगा वो आएगा 1,1। दूसरा वर्टेक्स है -1 प्लस आयोटा, इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो वर्टेक्स आएगा वो आएगा -1, +1। और तीसरा वर्टेक्स है हमारा -1 माइनस आयोटा, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारा कोऑर्डिनेट आएगा -1, -1। और इन सभी कोऑर्डिनेट को मैं ग्राफ पे प्लॉट कर देता हूं, ठीक है ना। चलिए देखिए, हाँ तो यहां पर अब जरा ध्यान दें, देखो मैं यहां पर x और y एक्सिस ड्रॉ करने जा रहा हूं। ये हमारे पास y एक्सिस और ये हमारे पास x एक्सिस। अब यहां पर इस ग्राफ को ड्रॉ कर लेते हैं, जरा ध्यान से देखेंगे कितना आएगा। देखो x एक्सिस y एक्सिस, पहला कोऑर्डिनेट 1,1, 1,1 कहां पर जाएगा भाई, 1,1 डेफिनेटली इधर कहीं आएगा, तो यहां मार्क कर लेता हूं। पहला पॉइंट मेरा आ गया a, 1,1। पहले पॉइंट को मैं क्या मान लेता हूं, ये हमारे पास a हो गया, ये हमारे पास b हो गया और ये हमारे पास c हो गया। चलिए पहला कोऑर्डिनेट आ गया। दूसरा कोऑर्डिनेट है -1,1
तो -1,1 पे पहले इधर आना होगा और फिर 1 ऊपर जाना होगा, तो ये पॉइंट यहां कहीं आएगा, बी पॉइंट है ना, ये पॉइंट हमारे पास बी पॉइंट आ गया -1,1। उसके बाद सी पॉइंट -1,1, तो हमें इस इधी के नीचे से यहां पर कहीं आना होगा और ये पॉइंट हमारा सी होगा -1,1। अब क्या करेंगे, इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे स्ट्रेट लाइन से। तो चलिए मैं यहां पर इन तीनों पॉइंट को स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करने जा रहा हूं। तो ए और बी को ज्वाइन करेंगे, ये ज्वाइन हो गया, बी और सी को ज्वाइन करेंगे, ये ज्वाइन हो गया, और इन दोनों को ज्वाइन करेंगे, तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड ट्रायंगल बन गया, रिक्वायर्ड एरिया बन गया। अब जरा यहां पर ध्यान देना, हमारा जो फंक्शन है एफ जेड, क्या इस एरिया में कहीं पर भी ये फंक्शन नॉट डिफाइन हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं होगा। देखो अगर आप इस एरिया का कोई भी पॉइंट ले लो, देखो इस एरिया में क्या पॉइंट आएंगे, सब वही आएंगे आपका। देखिए यहां पर अगर आप देखें, ये ओरिजिन से अगर पास हो रहा है या कहीं से भी पास हो रहा है, तो यहां पर जितने भी पॉइंट आएंगे वो सभी पॉइंट फाइनाइट होंगे। और अगर आप यहां पर कोई भी फाइनाइट पॉइंट वैल्यू पुट करते हैं तो ये एफ जेड हमारा इनफाइनाइट नहीं होगा या नॉट डिफाइन नहीं होगा। यानी कि इस एरिया में जितने भी पॉइंट आएंगे उन सभी के लिए एफ जेड क्या है, डिफाइन है। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो एफ जेड फंक्शन है वो इसके अंदर एनालिटिक है। क्या है? एनालिटिक है। तो अब मैं यहां पर लिखूंगा, जरा ध्यान से देखिए, यानी कि यहां पर हमें सिंगुलर पॉइंट कैलकुलेट करने की जरूरत है ही नहीं, हम डायरेक्ट बता सकते हैं कि हमारा जो एफ जेड है वो एनालिटिक है, क्योंकि किसी भी पॉइंट पर नॉट डिफाइन नहीं हो सकता है। तो हम यहां पर लिखेंगे एफ जेड इज एनालिटिक विद इन और ऑन द कर्व सी। बात समझ में आ गई? यहां पर चेक क्यों नहीं करा, चेक करने की जरूरत नहीं है, सभी पॉइंट पर एनालिटिक है। तो एफ जेड इज एनालिटिक विद इन और ऑन द कर्व सी कर्व पर भी और उसके अंदर भी, हर जगह पर ये एनालिटिक है। तो अब हम यहां पर क्या कर सकते हैं, नाउ बाय कॉची इंटीग्रल थ्योरम, कॉची इंटीग्रल थ्योरम। तो अब मैं यहां पर कॉची इंटीग्रल थ्योरम को अप्लाई कर रहा हूं, और कॉची इंटीग्रल थ्योरम के अकॉर्डिंग हमारा आंसर कितना आ जाएगा, इसका 0 आ जाएगा। तो बाय कॉची इंटीग्रल थ्योरम क्लोज इंटीग्रल ओवर द कर्व सी e की पावर आयोटा जेड डी जेड इज इक्वल टू 0। इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 0 आ गई। ठीक, तो देखिए कॉची इंटीग्रल थ्योरम का यूज करके हमने इसकी वैल्यू को 0 इवेल्युएट कर दिया है, लेकिन अब हमें इस कॉची इंटीग्रल थ्योरम को क्या करना है, वेरीफाई करना है। ये तो हमने कॉची इंटीग्रल थ्योरम को यूज करके इसका आंसर 0 लाए हैं। अब हम क्या करेंगे, इसका लेफ्ट पार्ट लेंगे और विदाउट यूजिंग कॉची इंटीग्रल थ्योरम इसको 0 प्रूव करेंगे। तो अब जरा यहां पर ध्यान देना, मैं इसका क्या ले रहा हूं, नाउ एलएचएस ऑफ कॉची इंटीग्रल थ्योरम। तो अब हम इस कॉची इंटीग्रल थ्योरम का लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, एलएचएस। अब जरा ध्यान से देखना, कॉची इंटीग्रल से 0 आ गया, अब हम बिना कॉची इंटीग्रल के कैलकुलेट करेंगे। इसका एलएचएस मैंने ले लिया। एलएचएस क्या है, जरा ध्यान से देखें, क्लोज इंटीग्रल ओवर द कर्व सी ई की पावर आयोटा जेड एंड डी जेड इज इक्वल टू। अब जरा ध्यान से देखना, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, देखो ये जो हमारा इंटीग्रल है, ये जो इंटीग्रल है इसको इवेल्युएट करना है इस ट्राइंगल के ऊपर। देखो क्या कहा था, वेरीफाई कॉची थ्योरम बाय इंटीग्रेटिंग, इसको इंटीग्रेट करके वेरीफाई करना है अलोंग द बाउंड्री। इसको कहां इंटीग्रेट करना है, बाउंड्री के अलोंग इंटीग्रेट करना है ऑफ द ट्राइंगल जिसके वर्टेक्स आपको दे रखे हैं। अब जरा यहां ध्यान से समझना, अब देखो इसके आगे करने के लिए हमें क्या करना है, जैसे हमारा ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी और ये पॉइंट सी, ये पॉइंट क्या है, सी है। तो हमें ए बी के अलोंग इंटीग्रेट करना है, बी सी के अलोंग करना है और उसके बाद सी ए के अलोंग करना है। तो हम इस इंटीग्रेशन को 3 पार्ट में ब्रेक कर देते हैं। पहला पार्ट इंटीग्रेशन, देखिए फंक्शन तो सेम ही रहेगा, इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर आयोटा जेड डी जेड ओवर द सरफेस ए बी या ओवर द लाइन ए बी कर्व के ऊपर इंटीग्रेट करेंगे, प्लस देखिए सबके अलोंग, ए बी के अलोंग भी करेंगे, बीसी के अलोंग भी करेंगे। अगर मैं बीसी के अलोंग करता हूं तो देखिए बीसी आ जाएगा, प्लस बीसी और फंक्शन तो हमारा वही है ई की पावर आयोटा जेड डी जेड प्लस
तीसरा पार्ट क्या है, सी ए ई की पावर आयोटा जेड डी जेड। अब यहां पर जरा ध्यान से समझिए, यानी कि इस इंटीग्रल को 3 पार्ट में ब्रेक कर दिया। एक बार मैं ए बी के अलाउंग करूंगा, फिर बीसी के अलाउंग करूंगा, फिर सी ए के अलाउंग करूंगा। अब यहां से आगे करने के इसके 2 तरीके हैं। 2 तरीके क्या है, एक तरीका तो ये कि जैसे हमने लास्ट लेक्चर में किया था कि पहले हम कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल को रियल में कन्वर्ट करेंगे और रियल में कन्वर्ट करने के बाद इंटीग्रेशन करेंगे। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, यहां पर जितने भी इंटीग्रेशन होंगे वेरिफिकेशन, वो बहुत सिंपल इंटीग्रेशन होंगे। उसको आपको रियल में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, आप उसको डायरेक्ट कॉम्प्लेक्स फॉर्म में ही इंटीग्रेट कर दीजिए। रियल में कन्वर्ट करेंगे तो दिक्कत कुछ नहीं है, लेकिन रियल में कन्वर्ट करके क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा लेंथी हो जाएगा, डायरेक्ट करोगे तो क्वेश्चन थोड़ा छोटा हो जाएगा। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपका क्वेश्चन बहुत ज्यादा लेंथी ना हो, तो हम इसको रियल इंटीग्रेशन में कन्वर्ट नहीं करेंगे, हम इसको ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स फॉर्म में ही इंटीग्रेट कर देंगे। तो सबसे पहले यहां पर वैल्यू पुट करते हैं, जरा ध्यान से देखो। सबसे पहला इंटीग्रल है हमारा ओवर द कर्व ए बी। अब इस ए बी कर्व की लिमिट क्या है, जरा लिमिट देखो। ये है ए बी लाइन हमारी, इसकी लिमिट देखो क्या है, ये ए से स्टार्ट होके बी तक जा रहा है ना। तो अगर मैं इसकी लिमिट देखूं तो ए के कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट क्या था हमारा 1 प्लस आयोटा। मैं लिमिट को कॉम्प्लेक्स फॉर्म में ही रखूंगा, फंक्शन भी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में रखेंगे, क्वेश्चन आसान हो जाएगा। तो अब यहां पर देखो लिमिट हमारी हो गई 1 प्लस आयोटा से लेकर के, देखो यहां से यहां आना है, यानी कि हमारी लिमिट होगी 1 प्लस आयोटा। ये क्या है 1 प्लस आयोटा, और ये क्या है -1 प्लस आयोटा। तो मैं यहां पर लिमिट लगाऊंगा, लिमिट हमारी होगी 1 प्लस आयोटा से -1 प्लस आयोटा तक, फंक्शन ई की पावर आयोटा जेड डी जेड प्लस जो बीसी के अलाउंग है। बीसी के अलाउंग लिमिट क्या है जरा देखें, बीसी के अलाउंग ये बीसी है, यानी कि बी से सी जाना है, तो बीसी में लोअर लिमिट हो गई हमारी -1 प्लस आयोटा, यानी कि यहां पर लिमिट हो जाएगी -1 प्लस आयोटा, और यहां पर हो जाएगी -1 माइनस आयोटा ई की पावर आयोटा जेड डी जेड प्लस। अब यहां चलते हैं नेक्स्ट पे, सी ए। सी ए की लिमिट क्या है भाई, ये सी और ए है, इनिशियल लिमिट -1 माइनस आयोटा, -1 माइनस आयोटा, और ये +1 प्लस आयोटा, और फंक्शन सभी जगह पर ई की पावर आयोटा जेड डी जेड है। तो मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा। देखो मैंने कुछ ज्यादा किया नहीं है, पहले ए बी के अलाउंग चले, ये लोअर लिमिट ये अपर लिमिट, फंक्शन ई की पावर आयोटा जेड ही है। फिर हम बी से सी के अलाउंग चले, यहां पर ये लोअर लिमिट ये अपर लिमिट, और यहां पर फंक्शन फिर से सेम वही है। फिर हम सी से ए के अलाउंग चले, फंक्शन यही है, लिमिट हमारी लोअर लिमिट और अपर लिमिट। अच्छा, अगर आप इसको रियल इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, रियल इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करने के लिए आपको ए बी लाइन की इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, आसान है, y = 1 आ जाएगी। फिर आपको इसकी लाइन की इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, ये भी आसान है, ये x = -1 आ जाएगी। फिर आपको इस लाइन की इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, ये y = x आ जाएगी, है ना। फिर आप यहां पर वैल्यू कैलकुलेट करोगे डी जेड की, ठीक है ना। तो इसको रियल इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करोगे, यहां पर डी जेड, जेड की जगह आपको x प्लस आयोटा वाई पुट करना पड़ेगा, डी जेड की जगह डी जेड की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, या तो dx आएगी या आयोटा dy आएगी। जो लिमिट होंगी वो सिंपल हो जाएंगी, लिमिट सिर्फ आपको या तो इस तरह से लिमिट आएंगे, या तो 1 से -1 आएगी, या -1 से +1, यानी कि लिमिट जो आपकी कन्वर्ट हो जाएंगी ये आ जाएंगी लिमिट। लेकिन आप इसको अगर रियल में कन्वर्ट करके करेंगे तो क्वेश्चन लेंथी हो जाएगा, इसलिए आप इसको डायरेक्ट करें। देखो मैं इसको डायरेक्ट कर रहा हूं, देखिए ध्यान दीजिए कैसे होगा। डायरेक्ट इंटीग्रेशन करेंगे, रियल में कन्वर्ट करके ना करें, थोड़ा लेंथी हो जाएगा। चाहते करना तो कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं करके एक बार कि कितना लेंथी हो रहा है। मैं यहां पर डायरेक्ट कर रहा हूं, जरा ध्यान से देखो। ई की पावर आयोटा जेड का इंटीग्रेशन, ई की पावर आयोटा जेड का इंटीग्रेशन ई की पावर आयोटा जेड ही होगा, आयोटा डिनोमिनेटर में आ जाएगा, लिमिट 1 प्लस आयोटा से लेकर के -1 प्लस आयोटा तक हो जाएगी। पहला इंटीग्रेशन हो गया। दूसरा इंटीग्रेशन, ई की पावर आयोटा जेड ही आएगा, अपॉन में आयोटा आएगा, लिमिट मेरी -1 प्लस आयोटा और -1 माइनस आयोटा हो जाएगी, प्लस नेक्स्ट पार्ट फिर से इंटीग्रेशन करेंगे। इस बार लिमिट -1 से माइनस आयोटा है, ओह सॉरी, इंटीग्रेट करके लिखना है। तो ई की पावर आयोटा जेड अपॉन आयोटा, और इसकी लिमिट हो जाएगी -1 माइनस आयोटा से लेके 1 प्लस आयोटा तक। अब यहां पर बस केवल आपको अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना है और इसका आंसर 0 आ जाएगा। देखिए
अब यहां पर मैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर रहा हूं। देखिए आपको जेड की जगह पहले ये पुट करना है, फिर ये पुट करना है। अब जरा ध्यान से देखो, ई की पावर आयोटा, देखो ई की पावर आयोटा, जब आप यहां पर जेड की जगह -1 प्लस आयोटा रखोगे तो ये आयोटा -1 में मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा माइनस आयोटा, और ये आयोटा आयोटा में मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा स्क्वायर जो कि -1 होता है। तो अपर लिमिट लगाने पे e की पावर माइनस आयोटा -1 आएगा, और नीचे तो आयोटा पहले से ही दिया, नीचे वाला आयोटा ऐसे ही रहेगा। तो ये अपर लिमिट रख के माइनस लोअर लिमिट। अब यहां पर माइनस लोअर लिमिट रखिए, जेड की जगह जब 1 प्लस आयोटा रखोगे, देखो आयोटा बाहर है, जेड की जगह पर 1 प्लस आयोटा रखना है, कितना आ जाएगा, आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर यानी कि -1 आ जाएगा। तो ये आएगा e की पावर आयोटा -1 अपॉन आयोटा। तो ये हमारा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके पहला इंटीग्रेशन आ गया। अब इधर भी अपर माइनस लोअर करना है, जरा ध्यान से देखो, यहां पर जब आप इसमें जेड की जगह अपर लिमिट रखोगे तो आयोटा -1 में मल्टीप्लाई होगा तो e की पावर माइनस आयोटा आएगा, फिर ये आयोटा माइनस आयोटा में मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा स्क्वायर आएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो आयोटा +1 अपॉन आयोटा। ये तो अपर लिमिट रख के आया माइनस। अब लोअर लिमिट रखेंगे, जब आप जेड की जगह -1 प्लस आयोटा रखोगे तो आयोटा -1 में मल्टीप्लाई होगा तो e की पावर माइनस आयोटा आएगा, फिर आयोटा में आयोटा मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा स्क्वायर हो जाएगा जो कि -1 होता है, अपॉन में आयोटा आ जाएगा। दूसरा भी कंप्लीट हो गया। प्लस आगे चलते हैं, अब यहां पर जेड की जगह आपको 1 प्लस आयोटा रखना है तो ये e की पावर आयोटा प्लस, सॉरी यहां पर देखो आयोटा से आयोटा मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा स्क्वायर -1 हो जाएगा और अपॉन में आयोटा। ये तो अपर लिमिट रखी हमने। नाउ माइनस लोअर लिमिट, अब जेड की जगह -1 माइनस आयोटा रखना है तो e की पावर में माइनस आयोटा आ जाएगा। जब आप आयोटा को -1 में मल्टीप्लाई करेंगे, आयोटा को आयोटा में मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा स्क्वायर हो जाएगा माइनस का, लेकिन माइनस माइनस हो जाएगा +1 और अपॉन में आ जाएगा आयोटा। अब इनको जरा ध्यान से देखो, क्या ये सब कैंसिल हो रहे हैं, सारे कैंसिल होने चाहिए, नहीं हो रहे तो कहीं गलती हो सकती है। चलिए सबसे पहले e की पावर माइनस आयोटा -1 अपॉन आयोटा, क्या ये कहीं और है, जरा चेक करो, ये पॉजिटिव है क्या, ऐसे में ही निगेटिव टर्म है, ये देखो जरा ध्यान से, e की पावर माइनस आयोटा -1 अपॉन आयोटा, ये प्लस में लिखा ये माइनस में लिखा, कैंसिल हो गया। अब यहां देखो e की पावर आयोटा -1, क्या आयोटा माइनस का 1 का है, यहां पर है देखो, तो ये माइनस में है और ये प्लस में है, ये भी कैंसिल हो गया। अब इसको देखो, e की पावर माइनस आयोटा +1 अपॉन आयोटा, e की पावर माइनस आयोटा +1 अपॉन आयोटा, ये एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, सब कैंसिल होके 0 आ गया। तो हमारा फाइनली आंसर क्या आया, अब यहां पर जरा ध्यान से देखें, फाइनली हमारा यहां से आंसर आ गया, देखो अब यहां पर ध्यान दीजिए, तो हमारे पास जो इंटीग्रेशन आ गया किसका, e की पावर आयोटा जेड dz इज इक्वल टू कितनी वैल्यू आ गई, 0 वैल्यू आ गई। और ये हमने कैसे कैलकुलेट किया, ये हमने कॉची थ्योरम से कैलकुलेट नहीं किया, ये हमने ट्राइंगल के अलोंग कैलकुलेट किया है, इसमें हमने कॉची थ्योरम अप्लाई नहीं की है। तो आप देख सकते हैं कॉची थ्योरम से भी 0 आया था और विदाउट कॉची थ्योरम भी क्या आ गया, 0 आ गया। हम उसकी लेफ्ट साइड लेके चले थे और लेफ्ट साइड को हमने 0 प्रूव कर दिया, क्या कर दिया, 0 प्रूव कर दिया, है ना। तो अब हम यहां पर लिख सकते हैं hence कॉची इंटीग्रल थ्योरम, कॉची इंटीग्रल थ्योरम इज वेरीफाइड। तो कॉची इंटीग्रल थ्योरम क्या हो गई, वेरीफाई हो गई, और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। तो मेरे ख्याल से सभी को समझ में आ गया होगा। अब देखो यहां पर वेरिफिकेशन के बहुत क्वेश्चन बन सकते हैं और आपको कुछ नहीं करना, आपको पहले तो कॉची थ्योरम से 0 लाना है, फिर आप इसकी एलएचएस लेंगे और विदाउट कॉची थ्योरम आपको इसको 0 प्रूव करना है। और यहां पर जो इंटीग्रेशन होंगे मैं आपको बता दूं एकदम सिंपल होंगे, मतलब आपको कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन को रियल में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप उसको डायरेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप रियल में कन्वर्ट करेंगे तो क्वेश्चन ज्यादा लेंथी हो जाएगा। अगर मैं इसको रियल में कन्वर्ट करता तो अभी इसमें मुझे कम से कम एक स्लाइड और चाहिए थी, हो सकता है कि एक और स्लाइड पे भी ना आता, और दूसरी चीज कैलकुलेशन बढ़ जाती, गलती होने के चांसेस बढ़ जाते, इसलिए आप डायरेक्ट करेंगे तो गलती होने के चांसेस कम हो जाएंगे। अब यहां पर कुछ क्वेश्चन आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन है ना।
देखिए पहला क्वेश्चन एकदम सिंपल है, आंसर 0 आएगा सभी का। तो यहां पर भी ये भी आसान है, रीजन दे रखा आपको, रीजन ड्रॉ करें। और लास्ट में वेरिफिकेशन का है। देखिए z की पावर 3 है, बहुत आसानी के साथ आप इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर सकते हैं, है ना। तो 2 बार इंटीग्रेशन करेंगे, एक बार डायरेक्ट और एक बार बाउंड्री के अलावा। तो ध्यान रखें वेरिफिकेशन के क्वेश्चन में दो तरफ से आपको क्या करना है, सॉल्व करना है क्वेश्चन को और कॉची थ्योरम को वेरीफाई करना है। तो यहां पर इन क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कॉची इंटीग्रल थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। इसके क्वेश्चंस को आप सॉल्व करें। आसान क्वेश्चन आप देख चुके हैं कि कितने क्वेश्चन आसान है, इसीलिए मैंने आपको कहा था यूनिट नंबर 4 और यूनिट नंबर 5 जो है दोनों ही आसान है। इस यूनिट के क्वेश्चन टफ नहीं है। आज मैंने जितने भी क्वेश्चन आपको कराए सारे क्वेश्चन लगभग एक ही जैसे थे, सभी एक पैटर्न से सॉल्व हुए, ठीक है ना। तो अभी आप इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें। ओके, थैंक यू सो मच।